ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। नजरें रहेंगी आखिरी 1.5 घंटे के कारोबारी सत्र पर और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उसी पर रहेगा हमारा फोकस। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा और दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुज और वीरू। डिटेल में होगी बातचीत आज की स्ट्रैटेजी पर, लेकिन पहले हेडलाइंस। एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश। इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। कहा, यूपी में डबल इंजन की सरकार बढ़ा रही है ग्रोथ की रफ्तार। राज्य में निवेश के अपार मौके। सीएम योगी बोले, करीब 33,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। We plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। 4 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी। 1 लाख नई नौकरियां होंगी पैदा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ 17,850 के करीब। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट। मिड कैप शेयरों ने किया आउट परफॉर्म। MSCI ने अदानी ग्रुप के 4 शेयरों का वेटेज घटाने का किया फैसला। शुरुआती दबाव के बाद अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अंबुजा में रिकवरी, लेकिन कैश के शेयरों पर दबाव कायम। और तीसरी तिमाही में 14% से ज्यादा बढ़ा M&M का मुनाफा। रेवेन्यू में 41% का दिखा उछाल। मार्जिन में भी आया सुधार। स्टॉक नतीजों के बाद एकदम फ्लैट। और कमजोर नतीजों के बाद 5% फिसला यूनाइटेड ब्रूअरीज। मुनाफे से घाटे में आई ये कंपनी। अच्छे नतीजों के बावजूद लुपिन में 4% की कमजोरी। तीसरी तिमाही में अमेरिकी आय अनुमान से कम रहने से बाजार निराश। गुड आफ्टरनून। तो जैसा हर्षदा ने कहा, लास्ट का 1.5 घंटा और काफ़ी क्रूशियल 1.5 घंटा, इस हफ्ते का आखिरी 1.5 घंटा। और मार्केट इस समय काफ़ी मिला जुला कारोबार। आप 4 मेजर इंडिसेस देखेंगे, 2 ग्रीन में, 2 रेड में। निफ्टी फिर लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन ऊपरी लेवल पर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल। हालांकि मिड कैप्स ने आज ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया और वो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को एक अच्छा बूस्ट देगा सेंटिमेंट में, खासतौर से फ्राइडे वाले दिन। जिस तरीके की मिड कैप रैली हुई है आज, 1/3% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, एडवांस डिक्लाइन फेवर में है। और निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रीन में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आउट परफॉर्म किया है। और IT शेयर जो आज फिसले, अंदेशा था थोड़ा फिसलेंगे, लेकिन फिर लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है वहाँ पर भी। इन सब पर भी चर्चा होगी। वीरेन, गुड आफ्टरनून। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और इसे कहते हैं इम्तहान हो गए इंतजार की, रेंज नहीं टूट रही बाजार की। एग्जैक्टली अगर आप देखें, ऊपर की तरफ 17,900 और नीचे की तरफ 17,770, बिल्कुल छोटी सी रेंज है। हर्षदा, कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आखिरी के 1.5 घंटे में कुछ होगा, क्रैक होगा ये रेंज? अब वीरू, ये तो अब डेटा पॉइंट्स ही आप लोग पढ़ते हैं, बताइएगा, क्योंकि कल तो एक बड़ा सरप्राइज था। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़े और निफ्टी बैंक अचानक 65 अंकों की बढ़त पर आकर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था। वैसे कोई संकेत है या फिर अगले हफ्ते से ही कुछ उम्मीद करनी चाहिए अनुज? इट्स अ वेरी टाइट रेंज। वेरी टाइट रेंज। नहीं, टाइट रेंज है। देखिए हर्षदा, आज लेकिन एक चीज़ कहूँगा मैं, आज ये मार्केट में इंडिकेशन था। आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि आज की जो ट्रेड है वो बेसिकली कल की एक रेंज जो है उसी को रिस्पेक्ट करेगी। निफ्टी की जो बाउंड्री है बहुत क्लियर है, कल की रेंज में ही निफ्टी घुमा। इनफैक्ट आप आज का लो देखिए, आज का लो 17,801, कल का लो था 17,779, उससे करीब करीब 22 पॉइंट ऊपर। आज का हाई 17,877, मेरे ख्याल से कल के हाई से सिर्फ 20-25 पॉइंट नीचे। क्लासिकल इनसाइड डे, क्लासिकल रेंज डे। और अगेन एक ऐसी मार्केट जिसमें अगर आपने लेवल बेस्ड ट्रेडिंग अगर आज करी होगी तो आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। सुबह एक आपको बहुत बेहतरीन लेवल मिला सुबह बाय करने का,
ऊपरी लेवल पर प्रॉब्लम है हर्षदा, 17,800 पर बाइंग तो हो रही है लेकिन 17,900 पर सेलिंग भी आ रही है, तो वो एक मार्केट को थोड़ा परेशान कर रही है। जो आपने बोला कि क्या ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा, अगले हफ्ता पता चलेगा, क्योंकि इस ब्रेकआउट का पूरा सार है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम उसके बहुत करीब हैं, 2 दिन से हम उसके ऊपर क्लोज हो रहे थे, आज हम ऑलमोस्ट वहां पर बंद हो रहे हैं। वो अभी भी एक इरिटेंट बना हुआ है निफ्टी के लिए। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने भी वही कल की रेंज उसका सम्मान किया, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं, कल के हाई से थोड़ा नीचे आज का हाई, कल के लो से थोड़ा ऊपर आज का लो। क्लासिकल इनसाइड डे एंड क्लासिकल जैसे कहते हैं एक लेवल प्लेइंग डे। और अगेन अगर आपने आज लेवल ट्रेडिंग की होगी तो आपको अच्छा मुनाफा बना होगा। लेकिन वीरू 41,400 से 41,800 की रेंज अभी लग रहा है, थोड़ा टाइम रहेगी, कुछ चाहिए मार्केट को ट्रिगर। अब वो एक चीज तो क्लियर होगी कि वो जो खाली अदानी वाली न्यूज है वो एक ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए ब्रेकडाउन के लिए। जी, और अपसाइड के लिए कोई ट्रिगर मिलता है कि नहीं ये पता नहीं मार्केट के लिए अभी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई इवेंट लाइंड अप भी नहीं है अगले हफ्ते अगर आप देखें तो, और अर्निंग्स आपकी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी हैं। और अभी अगर आप देखें इस वक्त स्क्रीन पे एक चीज हो रही है, थोड़ा सा मैं पुश कर देता हूं उसको, दैट्स कि निफ्टी आईटी इज अगेन हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों की तरफ आता हुआ। तो निफ्टी आईटी की एक रिकवरी, वो 30-35 पॉइंट का स्विंग निफ्टी को देती हुई, निफ्टी बैंक वेल बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आइए जरा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखते हैं। राइटर साहब प्लीज स्क्रीन पे एक बार रखिएगा। टाटा मोटर्स में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्विंग आया है अभी अगर आप देखें, और हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों की तरफ टाटा मोटर्स आके ट्रेड करता हुआ। ये देखिए एक बहुत ही वाइल्ड स्विंग आया है। जबकि ऑटो के लिए अगर आप देखें कुछ सेशंस पिछले अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन आज टाटा मोटर्स डे हाई पर मैं आपको एक सेक्टोरियल समरी देता हूं आज हो क्या रहा है। आज टीवीएस मोटर्स में ह्यूज ओआई बिल्डअप है, लॉन्ग साइड में करीब 5% का बिल्डअप। एस्कॉट्स में आज शॉर्ट कवरिंग है। और बैंकों में जो एक्शन है वो सीमित है काफ़ी हद तक छोटे बैंक तक। बैंक ऑफ बड़ौदा 6% ओआई बिल्डअप, सीयूबी लगभग 3.6%, आरबीएल करीब 2% का ओआई बिल्डअप है। सीमेंट में आज बाइंग विजिबल है, और श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, डालमिया भारत, इन तीनों ही काउंटर्स में 2%, 4%, 5% का बिल्डअप है। केमिकल स्पेस में आरती इंडस्ट्रीज 1.5%, दीपक नाइट्राइट लगभग 2% और टाटा केमिकल लगभग 2% का बिल्डअप है। यहाँ पे अपस्विंग है, लॉन्ग बिल्डअप है। और मेटल्स आज थोड़ा सा बेयर ग्रिप में है। लुक एट टाटा स्टील 4.25%, कोल इंडिया 4.5% और हिंडाल्को। मेटल्स में हर्षदा आज क्लियरली शॉर्टिंग विजिबल है। हर्षदा दबाव देखने को मिला है मेटल काउंटर्स में आज के दिन। तो हिंडाल्को कल जो आउट परफॉर्म कर रहा था, आज वही स्टॉक करीब 2 से 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ, जैसे वीरू मेंशन भी कर रहे थे। कुछ ट्रेडिंग काउंटर्स, ट्रेंडिंग काउंटर्स राधा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज सबसे ज़्यादा हरकत देखने को मिली और जहां पर साफ हो जाएगा कहाँ तेजी है कहाँ मंदी है। सेक्टोरली वीरू ने आपको कुछ स्टॉक्स दिखाए, लेकिन ये कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर हरकत है। तो HDFC लाइफ याद रखिएगा, बजट के बाद एक तरफा तेजी दिखाने वाला यह हफ्ता साबित हो रहा है क्लियरली स्टॉक के लिए। आज फिर 1.5% ऊपर है। यूपीएल में हमने देखा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी। औरो फार्मा यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक आया नतीजों के बाद, 6% के गेंस। अगर आप प्लेन वनीला देखेंगे स्टॉक में तेजी है, लेकिन नतीजे इतने कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे थे, प्रिंट बाजार ने देखा है। वोल्टास खराब नंबर्स के बावजूद आज देखिए 3-3.5% के गेंस पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। होपफुली आगे डिमांड पिकअप की साइंस मार्केट पड़ रहा है। यूबीएल ये औंधे मुंह गिरा है 5% के नुकसान पर, खराब नतीजे। आज एस्ट्रल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और HCL टेक आज का टॉप लूजर है, करीब 3% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। वही लुपिन अगर आप देखेंगे 4.5% नीचे ट्रेड दिखा रहा है। तो लार्जली आप देख रहे हैं कि जहां पर नतीजे आए उसके बाद कुछ स्टॉक्स ने रिवर्सल दिया है, कुछ तो ऑफकोर्स खराब नंबर्स पर अभी भी पिट रहे हैं, मिसाल के तौर पर UBL। चले हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे बात करेंगे और उनकी रणनीति समझेंगे। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ तैयार है फंडामेंटल नजरिया देने के लिए कोलकाता से। इसके अलावा राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश कावास, अमित चौहान, अमित सेठ, ये सब आपको बताएंगे कि क्या टेक्निकल ट्रेड्स आप ले सकते हैं। 2:20 पर महिंद्रा रिसोर्ट्स के नतीजे और होटल इंडस्ट्री के आउटलुक पर कंपनी के MD और CEO कविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:40 पर 4 का चौका हर रोज की तरह आएगा। अमित सेठ देंगे सस्ता ऑप्शन, FNO सुपरस्टार मानस जायसवाल देंगे, राजेश सातपुते चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगे। तो फंडा ट्रेड के लिए हम चलेंगे राजेश अग्रवाल के पास। 2:45 बजे सेल के नतीजों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उस पर होगी चर्चा।
और आज हमारे साथ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के राहुल अरोड़ा भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी होगी खास चर्चा। डीलिंग रूम के लिए यतिन को जोड़ेंगे कार्यक्रम। ओके, चलिए काम करते हैं फिर। एक बार जरा मार्केट पर वापस नज़र डालते हैं, क्योंकि निफ्टी इस समय कोशिश कर रहा है वापस डे हाई की तरफ जाने के लिए। 40 पॉइंट नीचे है और काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसको मिल रहा है बैंक से और ऑटो स्टॉक से। टाटा मोटर्स जो वीरों ने स्पॉट किया था, अच्छा मूव वहाँ पर इस समय बन रहा है। और मिड कैप आईटी में भी अच्छा एक बाइंग मोमेंटम आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मूव बन रहा है। अब अपने गेस्ट को लेकर आते हैं और एक एक करके सारी कॉल्स लेते हैं। गाबा जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए इस समय की कॉल। वेल, गुड आफ्टरनून। मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है जेके सीमेंट। अच्छा मूव बना हुआ है, लोअर लेवल से बाउंस मिला है, 258 रेट बढ़िया है। अप्पू मिला, कंसोलिडेशन हुआ और आज अप्पू शुरू हुआ। ट्रेड करा 2803 पे जेके सीमेंट। मुझे लगता है 2880 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम स्टॉप होगा 2760 जेके सीमेंट। ओके, जेके सीमेंट 2802 पे आपका ट्रेड है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि सीमेंट स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप विजिबल है आज। मीनवाइल एक बार जरा टीसीएस लेके आइएगा। तो जो हम वो आईटी के जो पुल बैक का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, 3537 पे टीसीएस और टेक महिंद्रा दोनों ही डे हाई पर आते हुए। तो ट्रेडर्स जो भी अगर आप देखें 2 बजे लॉग इन हुए हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे, प्लीज़ इस स्पेस पे नज़र रखिए। स्ट्रॉन्ग रिकवरी। अब मात्र निफ्टी आईटी 136 अंक नीचे। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड करेगा इस वक्त? वीरेंद्र जी, वोल्टास पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वोल्टास में पिछले हफ्ते भी हमने एक स्मार्ट रैली देखी थी। लोअर लेवल से स्टॉक ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई थी। उसके बाद 4 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे हम, लेकिन फाइनली 830 का एक रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। स्टॉक ने अपने 100 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो वोल्टास में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 834 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 895 के टारगेट के लिए। और 860 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 30 रुपए के टारगेट के लिए। वोल्टास इनफैक्ट आज का सरप्राइज पैकेज था। नतीजे खराब थे, निराशाजनक थे, लेकिन वहां से एक रिवर्सल आया स्टॉक में और 860 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर मानस की तरफ से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी डिप पर खरीदारी की खूब मिली है। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। देखिए, नजर आईटी स्टॉक्स पे है। सुबह भी एक एम्फोसिस का जिक्र किया था। मुझे लगता है इन्फोसिस पे अभी मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि जनरली होता है कि क्लोजिंग में मैंने देखा कल पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इन्फोसिस में लेट रिकवरी आती है। सो आई वुड लाइक टू बेट ऑन इन्फोसिस एट दिस लेवल। मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा ही रहेगा। 1595 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इन्फोसिस को बाय करूंगा। इसका स्विंग का पहला रेजिस्टेंस होगा 1625 और वो भी निकले तो मुझे लगता है 1660 को इन्फोसिस पोजिशनली अनफोल्ड करेगा। तो इट्स बाय इन इन्फोसिस। बाय इन इन्फोसिस। देखिए, आईटी में क्लियरली बाय ऑन डिप्स जबरदस्त, और खासतौर से मिड कैप आईटी में 3-4 स्टॉक्स लेकर आता हूँ। एम्फेसिस देखिए इंट्राडे, उसके बाद आप देखिए फर्स्ट सोर्स, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स डे हाई पर। L&T टेक सर्विसेज ये इस समय डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, और परसिस्टेंट सिस्टम्स ये भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली मिड कैप आईटी में बाइंग है। लार्ज कैप आईटी में भी लोअर लेवल से रिकवरी है, हालांकि डे हाई पर नहीं पहुंचे हैं स्टॉक्स, अभी ग्रीन में नहीं आए, लेकिन मिड कैप आईटी कंफर्टेबली अब ग्रीन में ट्रेड करिए। राजेश अग्रवाल भी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका स्टॉक आइडिया लूँ मैं इससे पहले, एक बार जरा मिड कैप आईटी पर अपनी राय दीजिए। ये जो रिकवरी हमने देखी है पिछले 2 हफ्ते में, इसको कैसे रीड कर रहे हैं आप, और आपकी कोई प्रेफर्ड पिक? गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि मिड कैप आईटी में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उसका कारण यही है कि अगर आप देखो तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स से बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। लोगों की ये धारणा बन गई थी कि अब आईटी में जो भी अपसाइड होना था हो गया, उस वजह से अंडर परफॉर्मेंस देखी गई। लेकिन जिस तरीक़े से नतीजे एक के बाद एक आने लगे और वो धारणाएं थोड़ी सी धीमी पड़ने लगी, ऑर्डर बुक सबके ही अच्छे आए, ग्रोथ देखी गई। तो अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ये 2 ऐसी कंपनी हैं जो हमारी पहली पसंद में हैं। पहले भी हमने 1-2 बार डिस्कस किया हुआ है। लेकिन चूंकि मिड कैप की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ कि मिड कैप में इंटेलेक्ट डिज़ाइन पे ध्यान देना चाहिए। नतीजे हालांकि उतने बेहतर नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके के उनके ऑर्डर बुक है और जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उनको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। दूसरा, जेंसार में हमारी बाय कॉल है।
जो वहाँ भी हमें लगता है कि आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स तक, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स नंबर्स बेहद शानदार आएंगे। तो ये दो स्टॉक में हमारी बाय कॉल है मिड कैप आईटी साइड में। आईटी में जेंसार और इंटेलेक्ट डिज़ाइन जैसे आइडियाज़ पर फिलहाल फोकस। अमित सेठ भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आफ्टरनून बताइए, इस घंटे आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून आशिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशिता मैम, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड टीवीएस मोटर रहेगा। सुबेरे 10 o'clock के शो में भी मैंने ये रिकमेंड किया था। ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक फ्रेश अपमूव मुझे लगता है कि स्टार्ट हुआ है। तो इसमें बाय की सलाह है। थोड़ा से टारगेट्स और स्टॉप लॉस अब रिवाइज कर लेंगे। प्राइस इसका 1075 का है। टारगेट्स लगभग 1100 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 1060 रुपए का रहेगा। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पे टीवीएस मोटर्स स्ट्रॉन्ग लॉन्ग आज टीवीएस मोटर्स में क्रिएट हुए हैं। जैसा कि अभी हम जो ओआई समरी दिखा रहे थे, याद रखिएगा टीवीएस मोटर्स अगर आज इस लेवल पे क्लोज होता है तो ये ऑलमोस्ट इसका लगभग 2.5 सीरीज का हाई होगा, मतलब जनवरी के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर इसका। अच्छा मानस, अगर आपने नवीन फ्लोरिन को थोड़ा सा जज किया हो, डेटा को रीड किया हो, आज इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। आपने ओपन इंटरेस्ट चेक किया हुआ, 9.9% का रिडक्शन, 3% प्राइस बढ़ा है, क्लियरली शॉर्ट कवरिंग। और ये चंक आया है शॉर्ट कवरिंग का वेल अबव 100-day एक्सपोनेंशियल में। यानी ये स्टॉक आज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज का लो था 100-day में। आपका व्यू क्या है इस वक्त नवीन फ्लोरिन पे? और केमिकल बास्केट में आज स्विंग है और लीड कर रहा है उसको नवीन। कोई ट्रेड व्यू इस स्टॉक पे या फिर किसी और पे? ये केमिकल बास्केट में मानस? देखिए, बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं और स्पेशली दो स्टॉक की बात कर सकते हैं, नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ की। नवीन फ्लोरिन की बात करिए तो स्टॉक ने अभी 2 दिन पहले ही अपने 100-day मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला, बट फाइनली आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट नवीन फ्लोरिन में देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 4270 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 4500 का होगा नवीन फ्लोरिन पे। जहां तक बात एसआरएफ की है, देखिए एसआरएफ ने भी आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। हालांकि अभी भी 100-day मूविंग एवरेज और 200-day मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि शायद ये भी इस बार तो अपने 100-day और 200-day मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 2350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एसआरएफ में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2259 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 2350 के टारगेट के लिए। जो एसआरएफ उस दिन नंबर आए थे, नंबर के बाद हमको लगा, हाँ हमने डिस्कस किया था कि नंबर बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे नंबर्स, लेकिन स्टॉक चला नहीं था नंबर्स के बाद। पता नहीं क्यों नहीं चला था। आई थिंक शायद मार्केट को थोड़ी सी डर था कि कहीं ये नंबर्स आगे जाके रिपीट होंगे या नहीं होंगे। और एसआरएफ इन लाइन अदर केमिकल स्टॉक्स भी अपने हाइज से काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन हाँ अभी ये स्विंग काफ़ी ज़बरदस्त बनी है यहाँ पर। क्लियरली यहाँ पर एक अच्छा एक मोमेंटम और जैसा मानस बोल रहे थे, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसने किया है एसआरएफ ने। हालांकि 3 month पीरियड में अभी भी फ्लैट है, लेकिन हाँ पिछले 2-3 दिन का मूव बहुत ज़बरदस्त है। मैं 3-4 स्टॉक्स देख रहा था। सबसे पहले तो वोल्टास लेकर आई है। वोल्टास ने आज सुबह शुरुआत की थी एज वन ऑफ द टॉप F&O लूजर्स और अब इस समय वन ऑफ द टॉप F&O गेनर्स, और 14% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पर, 14-15% का। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इंट्राडे रिवर्सल। ये वोल्टास ने पहली बार ऐसा नहीं किया, पहले भी 3-4 बार इसने ऐसा किया है, या तो टाटा ग्रुप का नाम या जो भी आप कह लें, लेकिन मार्केट हमेशा इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। और ये एक सुबह अच्छा एक कॉल भी थी। एक और स्टॉक लेकर आई है ICICI लोम्बार्ड, ICICI GI। वो मुझे याद है प्रकाश सर का पहला क्विक सिंगल था आज, और उनका टारगेट मैंने नोट किया था, करीब 1160 का था उनका टारगेट, और आई थिंक 1150 इस समय ICICI लोम्बार्ड। गाबा जी जरा एक बार इसको रिविजिट करते हैं, आपका टारगेट के काफ़ी करीब है ये स्टॉक। बिल्कुल, इनफैक्ट अभी तो एक फ्रेश ट्रेड सिग्नल जनरेट हुआ है ICICI जनरल इंश्योरेंस में। मुझे लगता है ये 1160 का टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके 1175 भी नजर आता है। लेकिन आज फ्राइडे आपको मिलता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब किसी को स्टॉप लगाना, मॉडिफाई करना है तो बिल्कुल मैं उससे क्या कहूंगा कि थोड़ा पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट कीजिए, स्टॉप लगाइए बैलेंस पर 1144 और लेट इट राइड। 1160 और 1175 लगता है जाना चाहिए, क्योंकि 10-12 दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है। ये मेरे ख्याल से मूव कायम रहेगा। ओके, ICICI लोम्बार्ड। देखिए लेकिन एक और स्टॉक वीरू जहाँ पर ज़बरदस्त शॉर्टिंग हुई है आज, वो है एस्ट्रल। एक बार एस्ट्रल का चार्ट लेकर आइए, और 4-4.5% का मूव यहाँ पर। इनफैक्ट इसका थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट भी अगर लेकर आएँ एस्ट्रल, यहाँ पर क्लियरली शॉर्ट्स बने हैं आज, और डे लो की ट्रेजेक्ट्री में इस समय ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और ये 1 महीने का चार्ट इसका ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया है इसने, और वहाँ से गिरा है।
राजेश अग्रवाल जी, कुछ व्यू यहाँ पर एस्ट्रल पर? हमारे इसमें बाय कॉल है। अगर आप देखो तो पीवीसी के पाइप्स, पीवीसी रेजिन्स के जो दाम गिरे हैं उनके आने वाले दिनों में इन्हें अच्छा मुनाफा होगा। दूसरे अगर आप देखो तो पेंट डिवीज़न जो पेंट में इन्होंने कामकाज चालू किया है वो बहुत अच्छी तरीक़े से लिया गया है। सैनिटरी वेयर में ये जा रहे हैं, कुछ बड़े नाम इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुने हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो एक्सपेंशन लगभग पूरा हो गया है। 500 करोड़ के आसपास कैश है बैलेंस शीट में, जो आगे आने वाले दिनों में एक्सपेंशन और या अधिग्रहण के काम में आएंगे। तो हमारे लिहाज से जो गिरावट आ रही है इसमें खरीदारी के मौके हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तिमाही के जो नतीजे आए उसमें नंबर्स थोड़े दबाव में थे, लेकिन उन्होंने बोनस भी डिक्लेयर किया है, तो वो भी अभी कम बोनस है स्टॉक में। तो ये गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए, कम से कम जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए। तो एस्ट्रल में थोड़ा सा सावधान रहें, लेकिन आज वो क्लियरली क्रैक्स देखने को मिले हैं 4% नीचे। एक स्टॉक जब टीवीएस मोटर्स डिस्कस कर रहे थे अमित, मेरी नज़र गई एस्कॉर्ट्स पर, और आपको याद होगा क्रेडिट पॉलिसी में जो डेटा पॉइंट्स आरबीआई गवर्नर स्पेशली रूरल इंडिया को लेकर मेंशन कर रहे थे कि ट्रैक्टर सेल्स की बिक्री में पिकअप देखने को मिला है और वो ऑगरवेल करता हुआ दिखाई देगा ओवरऑल ग्रामीण इकोनॉमी के लिए। एस्कॉर्ट्स पर आज का ये 5% का मूव, इस पर कोई खास टिप्पणी अमित? क्या ट्रेड चलेगा, जमेगा? हर्षदा, में अगर एस्कॉर्ट्स का हम चार्ट देखें तो चार्ट ने एक्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक टर्न अराउंड दिया है। आज के सत्र में ऑलरेडी स्टॉक 5% चल चुका है। इसका जो अगला रेजिस्टेंस आता है दैट इज समवेयर अराउंड 2135। तो जो ट्रेड में बने हुए हैं ऑलरेडी उन्हें बने रहना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 2135 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2050। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं थोड़ा सा पुल बैक की वेट करूंगा। तो फ्रेश ट्रेड्स के लिए एक पुल बैक का इंतजार, लेकिन ऑटो कंपनियों में इस घंटे दरअसल थोड़ी थोड़ी करके एक्टिविटी और बढ़ रही है। एक तो निफ्टी का ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखिए 50 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है, और खुलने के बाद ये नेगेटिव टेरिटरी में फिसला था, वहां से रिकवरी देखी गई है। दो और ट्रेड्स लेकर आइएगा। एक है टाटा मोटर्स जो इस समय निफ्टी के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल हो चुका है। स्टॉक है इस समय 445 के लेवल्स पर, और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प जो बस अभी अभी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स में अगर आप देखें थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ता हुआ हीरो में साफ नजर आ रहा है। राजेश सातपुते, टाटा मोटर्स खास तौर से 445 के स्तर, अगर कोई नया ट्रेड लेता है यहाँ से आगे पड़ाव क्या रहेगा? क्योंकि इसका 52 वीक हाई ज्यादा दूर है नहीं, 511 है। क्या उस लेवल जा सकता है इस मूव में? देखिए 511 तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका पहला हर्डल आता है करीबन 480 के ट्रेजेक्टरी में, 470 480। तो अगर आपको लॉन्ग रखना है एट दिस लेवल, अगर इस लेवल पे आपको लॉन्ग क्रिएट करना है रादर, तो पहला पड़ाव होगा आपका 470 टू 480। और अगर वो लेवल निकलता है, वो जो कंजेशन जोन है, अगर वो निकलता है, फिर मुझे लगता है वो 500 प्लस चला जाएगा। सो अगर आपको ट्रेड लेना है एट दिस लेवल ऑफ 40, इट्स अ लॉन्ग इन टाटा मोटर, दैट इज फॉर श्योर। आपको स्टॉप लॉस रखे आप 438 का, 462 पहला रेजिस्टेंस, वो निकले तो 480, वो निकले तो 500 प्लस। जी हाँ, अभी मेरे स्क्रीन पे दो स्टॉक्स अपीयर हुए, राइस स्टॉक्स, KRBL एट डे हाई और LT फूड्स एट डे हाई। तो मैंने अभी ऐसी आशीष से पूछा चैट पे, मैंने कहा यार कारण क्या है एग्जैक्टली दोनों राइस स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पर हैं। आशीष का बड़ा एक रोचक जवाब आया, आज बिरयानी ऑर्डर की है ना आज बिरयानी ऑर्डर की ना इसलिए। बट एक्चुअली में अगर आप देखें एक सेल्स एक नोट था क्रिसिल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल जो राइस की जो आई थिंक खरीद है वो 50,000 करोड़ के पास चली जाएगी, एक्सपेक्टेड है। कल टाइम्स ऑफ इंडिया का आई थिंक एक नोट था, आर्टिकल था। राजेश अग्रवाल साहब, ये एक बार जरा देखेंगे KRBL, इसने तो पिछले एक साल में बहुत डिसेंट मूव दिया भी है। मैं थोड़ा सा लार्ज कैप से अगर आप देखें डाइवर्ट होकर मिड कैप की तरफ आ रहा हूँ, और इसका स्विंग बहुत अच्छा था। आई मीन 4 जुलाई 2022 को मतलब इसका प्राइस था 200 रुपये के आसपास, 460 तक गया। LT फूड्स फिर भी शांत रहा। आपके आई थिंक कवरेज में है क्या ये स्टॉक? कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए KRBL की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा अपसाइड बनता है स्टॉक में। कंपनी का कारोबार बहुत अच्छी तरीक़े से चल रहा है। जो राइस की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान के हालात जिस तरीक़े से बने हुए हैं
उसके बाद से वहाँ का जो मार्केट है वो एक्सपोर्ट के लिए लगभग ख़त्म हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी बेनिफिट है वो थोड़ा बहुत भी हो तो इंडिया की तरफ आएगा। मिडल ईस्ट की तरफ से बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हर गिरावट में ख़रीदारी करनी चाहिए, ख़ास करके KRBL में हमारी बाय कॉल है। KRBL आपकी स्क्रीन पे 388 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। क्रिस्टल के इस रिपोर्ट के बाद अच्छा एक्शन IT में ही है और अब आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे टेक महिंद्रा को। टेक महिंद्रा डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ करीब 1020 पे। क्या कंसिडर करूँ इसे? नो, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें 1021 1022 के स्तर पे इसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो रोटेट कर रहा है। वो थोड़ा सा एक सप्लाई जोन के तौर पे काम कर रहा है और अभी तक क्योंकि 31 जनवरी से लेकर अब तक इसने कभी भी इस जोन को डिसाइसिवली पार नहीं किया, तो मैं इसको थोड़ा छोड़ देता हूँ और कुछ और स्टॉक्स को अगर आप देखें यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। एक बार आप लेके आइए ऑरबिंदो फार्मा 465 एट डे हाई। फार्मा स्टॉक्स की कैटेगरी में आज सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला ये काउंटर है। राजेश अग्रवाल जी, बहुत चॉइसेस नहीं है फार्मा में भी इस वक्त, बट ये एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा। आपका टेक इस स्टॉक पे इस वक्त अग्रवाल साहब? देखिए, अरबिंदो को अगर आप देखें तो पिछले 2-2.5 साल से लगातार अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। बहुत कट देखे हैं, कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे आए, कई बार US FDA के आए, तो उसके बाद ये जो नंबर्स आए हैं उसके बाद मार्केट ने इसे वापस से अच्छी तरीक़े से लिया है और चलना चालू किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर ऑप्शंस बाज़ार में इस वक्त उपलब्ध हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। अगर फ्रंट लाइन की बात की जाए तो सिप्ला पे ध्यान दिया जा सकता है, या फिर सेकंड लाइन मिड कैप में बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इप्का या लुपिन इससे बेहतर पड़ते हैं। तो हमारी जो बाय कॉल का हमारे क्लाइंट्स को है वो इप्का और लुपिन में है। इनफैक्ट वीरू, आज देखिए हुआ क्या है, लुपिन के नंबर्स थे अच्छे और स्टॉक में उल्टा हुआ। औरो और लुपिन एब्सोल्यूट ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि लुपिन के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था जो नंबर्स थे वो एब्सोल्युटली इन लाइन थे और यहाँ पर कंपनी ने जो US सेल्स दिखाई $177 मिलियन, हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये 188 to 190 मिलियन डॉलर के आसपास दिखाई देगा। तो इस फिगर पर पहले निराशा आई और साथ ही साथ जो इनकी इंडिया बिक्री है, लगातार ये दूसरा क्वार्टर है जहां पर ये सिंगल डिजिट बिक्री दिखा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में भी ऑन एन एवरेज सिर्फ 3% तक की ग्रोथ थी। इसके सामने अगर आप देखें ऑरोबिंदो फार्मा, औरों के नंबर्स में प्रेशर देखने को मिला था लेकिन वो स्टॉक चल पड़ा है। अब टेक्निकली यहाँ पर कुछ चल रहा है क्या? आई रियली डोंट नो। मानस ये बताइए, औरों के आज का 5.5% का मूव अब यहाँ से आगे किस तरह के टिक्स की तरफ इंडिकेशन दे रहा है? और फंडामेंटली नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं था कि ये तेजी आनी चाहिए। हमने ऑलरेडी एक बड़ा क्रैक देख लिया था, मेरे ख्याल से 1000 रुपए से स्टॉक क्रैक होना शुरू हुआ था। 400 के आसपास के बॉटम मैंने 2 दिन पहले रिवर्सल देखने को मिला था जब स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था। और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें इससे बेहतर भी प्राइस देखने को मिलेंगे। इस बार शायद ये 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और 500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। कोई गिरावट देखने को मिले तो 460 से 455 ये एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप औरो फार्मा में खरीदारी कर सकते हैं। 449 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 475 और उसके बाद 500 रुपए के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, एक बार जरा ब्रेंट क्रूड लेकर आइए स्क्रीन पर, और अगर इंट्राडे पॉसिबल है ब्रेंट क्रूड का तो वो लेकर आइए, क्योंकि सुबह जब हम ट्रेड स्टार्ट की थी वीरो तो हम $84 पे थे, मुझे अच्छे से याद है। अभी 86-32 और उसमें से काफ़ी शार्प मूव जो है वो लास्ट के 5 या 10 मिनट में आया है और 86-32 ब्रेंट का भाव इस समय देखिए करीब $2 का इस समय रेट है। इंट्राडे है क्या इसका? अगर वो मिल जाए तो और आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्लोबल वायर्स पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ न्यूज़ फ्लो आया है क्या जिसकी वजह से ये इस तरीके से एकदम से क्रूड में जो ये उबाल आया है, इसका कोई रीज़न है क्या? हाँ देखिए अभी एक इंट्राडे फायर हुआ है, ये देखिए ये तो ऑलमोस्ट मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का चार्ट है, मतलब कमोडिटी का इस तरीके का चार्ट, और वही ब्रेंट जैसी कमोडिटी का इस तरीके का चार्ट नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ये एकदम से देखिए 2 बजे के बाद ये बहुत बड़ा मूव आया है। और अब इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखेंगे रूपी पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ देख लेते हैं, HPCL, BPCL, IOC
और थोड़ा सा ONGC से देख लेते हैं। ONGC नॉर्मली पॉजिटिव साइड पर इम्पैक्ट होता है अगर ये इस तरीके से मूव है, लेकिन ये कुछ एकदम से हुआ है। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा ग्लोबल वायर्स पर, आप लोग भी चेक करिए, अगर कुछ मिले तो देखिए, लेकिन एकदम से ये बहुत शार्प मूव है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक वायर पे खबर आई है, आई मीन जस्ट कि रशिया टू वॉलंटरली कट ऑयल प्रोडक्शन बाय 5 लाख बैरल्स। रशिया? हाँ, रशिया वॉलंटरली। आई थिंक किसी मार्केट पार्टिसिपेंट ने मुझे एक्सिस सिक्योरिटीज से, तो अभी पुष्टि नहीं करता मैं इसकी, बट ये शायद मेरे ख्याल से न्यूज़ फ्लो है। ओके, ये रीज़न हो सकता है। तो ये इस समय एक रीज़न ब्रेंट 86.36 पर। राजेश अग्रवाल जी, वैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ऑलमोस्ट रिएक्ट करना बंद कर दिया ब्रेंट क्रूड के मूव्स पर, क्योंकि वैसे ही अब प्राइसेस तो हैं वो फ्री तो रहे नहीं एक तरीके से, लेकिन आपका क्या मूव, क्या व्यू होगा इन स्टॉक्स पर? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर बात की जाए ना, तो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत नीचे के भाव में ट्रेड कर रही हैं, फिर वो चाहे OOC हो, HPCL हो या BPCL हो। लेकिन दिक्कत है कि फ्री होने के बावजूद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल्स हैं, और ये ब्रेंट की जो मूव होती है, क्रूड की जो मूव होती है, उसके साथ साथ अपने प्राइसेस को उतनी तरीके से नहीं मूव कर सकते हैं, और जिसके कारण से हमने देखे हैं अक्सर इनकॉन्सिस्टेंट नंबर आते हुए, लगातार किसी तिमाही बहुत ऊंचे नंबर, किसी तिमाही बहुत नीचे नंबर, कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। हाँ, डिविडेंड अच्छा देती है, लेकिन अगर किसी को बहुत लंबी नज़रिया अवधि का नज़रिया हो और वो डिविडेंड पे खुश हो, तो मैं समझता हूँ कि इसमें IOC एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी बैठती है। लेकिन दिक्कत वही है, सरकारी कंपनियों के साथ कोई अच्छा मूवमेंट देती नहीं है, तो सिर्फ आपको डिविडेंड के साथ ही बैठा रहना होगा, या कभी भविष्य में कोई डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो तो जुदा बात है। इस वक्त मैं समझता हूँ एक बार दूर रहना ज़्यादा उचित रहेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को इन्हीं कंपनियों में पैसा लगाना हो तो IOC ज़्यादा बेहतर है। तो IOC शायद एक बेहतर ट्रेड इस समय फंडामेंटली जो राजेश अग्रवाल को पसंद है। चलिए अब थोड़ा सा अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। कुछ ही देर पहले रेट गेन के नंबर्स हम पढ़ रहे थे, एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर उभर कर आया है कंपनी का। उससे पहले आपको याद होगा हम इंडियन होटल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे बजट से ठीक बाद, और वहां पर भी उन्होंने बहुत ही बम्पर क्वार्टर दिया था। लेकिन महिंद्रा हॉलिडेज के लिए ये तिमाही इतनी कुछ खास नहीं रही है। कंपनी का 14 करोड़ का मुनाफा 12 करोड़ के घाटे में तब्दील हो गया। रेवेन्यू और मार्जिन में सुधार जरूर देखने को मिला है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या? महिंद्रा हॉलिडेज के MD एंड CEO कविंदर सिंह हमारे साथ है। मिस्टर कविंदर, इनफैक्ट आपके पियर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे थर्ड क्वार्टर और आगे की ट्रैजेक्टरी को लेकर, लेकिन इस बारी आपके नंबर्स स्पेशली ऑन द प्रॉफिट फ्रंट थोड़े से डिरेल हुए हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है? क्या कोई टेक्निकल कारण है जो शायद आगे ना रहे और होपफुली एक रिकवरी देखने को मिले? आपने ये बहुत ही सही सवाल पूछा है, और मैं आपके दर्शकों के लिए ये बताना चाहूंगा कि अगर हम अपने वन ऑफ्स को हटा दें, और वो वन ऑफ्स जो हुए हैं क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास हमारी ओवरसीज सब्सिडरी को जब हमने खरीदा था तो हमारे पास एक लोन है, वो यूरो लोन है, और वहां पर क्योंकि यूरो की मूवमेंट बहुत तेज हुई, हमारे पास कम से कम 10% के करीब रुपीस जो है वो वीक हो गया यूरो के अगेंस्ट। उसकी वजह से आपको मार्क टू मार्केट फॉरेक्स मूवमेंट्स दिखी हैं। अगर आप स्टैंड अलोन लेवल पे देखें तो हम उसमें भी, अगर मैं फॉरेक्स की मूवमेंट को हटा दूं तो एक्सक्लूडिंग फॉरेक्स मूवमेंट्स हमारा स्टैंड अलोन के जो रिजल्ट्स थे वो बेस्ट एवर थे। हमारी रिजॉर्ट इनकम 30% से बढ़ी YOY बेसिस पे, हमारी टोटल इनकम 18% से बढ़ी, हमारा EBITDA 17% से बढ़ा, और हमारा PBT 17% से बढ़ा, और ये हमारे हाईएस्ट एवर नंबर्स थे हमारी हिस्ट्री में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। 85% के करीब ऑक्यूपेंसी रही। कैश बढ़ के 1079 करोड़ हो गया, 70 करोड़ के करीब कैश बढ़ा। तो ये अगर मैं देखूं, मेंबरशिप सेल्स भी 13% से ग्रो हुई, मेंबरशिप सेल्स वैल्यू भी 20% से ग्रो हुई। सो सब कुछ ठीक है। अब अगर मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे जाता हूं और उसमें भी एक्सक्लूडिंग वन ऑफ कर दूं, क्योंकि उसमें फॉरेक्स मूवमेंट जो मैंने बताया आपको थी, उसको हटाने के बाद तो हमारा PBT डबल हो गया है। अगर 9 महीने की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो हमारा कंसोलिडेटेड लेवल पे PBT डबल है। तो अगर हम किसी भी एंगल से देखें और हमारे मार्जिन्स को भी अगर आप देखें तो हमारा EBITDA मार्जिन 29% पे पहुंचा हुआ है, जो कि हाईएस्ट एवर मार्जिन है। प्री पैंडेमिक से भी कंपेयर करें
तो हमारा मार्जिन 300-350 बिप्स बढ़ के है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर था। जैसा आपने बोला, ये टेक्निकल पॉइंट था, थोड़ी सी मार्क टू मार्केट ये फॉरेक्स की मूवमेंट्स हुई हैं, उसमें कोई कैश इंपैक्ट नहीं है हमारे ऊपर, और हमारा कैश बैलेंस तो बड़ा ही है, और हमारी ओवरऑल कंडीशन कंपनी की बहुत स्ट्रांग है इस समय। ये जो वन ऑफ था ये इसी क्वार्टर तक सीमित रहेगा, राइट? इसका कुछ झलक या कोई शैडो Q4 और एंड बियॉन्ड आने की गुंजाइश है? नहीं, ये क्वार्टर 3 में जो बहुत शार्प मूवमेंट हुई, जो हम आगे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये उसी की वजह से मार्क टू मार्केट है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। फॉर एग्जांपल, स्टैंड अलोन में हमको पॉजिटिव मिला, कंसोलिडेटेड में आके तगड़ा नेगेटिव हुआ। तो वो मूवमेंट्स होती हैं जब यूरो और रुपी में इस बार इस क्वार्टर में 10% से करीब रुपी जो है यूरो के अगेंस्ट वीक हुआ, तो जो कि हम नॉर्मली कभी नहीं देखते। गेट योर पॉइंट। अच्छा कविंदर जी, आपने कहा कि रिसोर्ट बिजनेस में 30% का ग्रोथ देखने को मिला है, 85% एंड अबव ऑक्यूपेंसी है। अब मेरे सहयोगी वीरेन के लिए खास ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी, ये जो लॉन्ग वीकेंड्स आने वाले हैं स्पेशली मार्च में, उसके लिए बुकिंग की स्थिति क्या है? नॉट इन मार्च, इट्स अप्रैल। अप्रैल हर्षता, अप्रैल। वीरू, अच्छा एक दिन छुट्टी लोगे तो लॉन्ग वीकेंड मिल जाएगी। अनुज perhaps he's not looked at the calendar. 7th छुट्टी है, 30 तारीख को छुट्टी है, और ऑफ कोर्स अच्छी खासी लॉन्ग वीकेंड आएगी ऑफिशियल अप्रैल में। अभी तक उसके लिए बुकिंग्स क्या है? मैंने अभी तक छुट्टियां अप्रूव नहीं की अप्रैल की। नहीं। इसीलिए मैंने कहा एक बार पहले चला सबके साथ बैठ के वो थोड़ा सा, क्योंकि इस बार ना इस साल इतने लॉन्ग वीकेंड है, इसके लिए मैंने कहा कि एक बार जरा सबके साथ बैठ के एक रैशनिंग होगी इस बार लॉन्ग वीकेंड्स की, क्योंकि इतने लॉन्ग वीकेंड्स हैं। आप पहले से ये प्लान करके रुमाल नहीं डाल सकते कि मैं वो सिस्टम नहीं चलेगा इस बार। प्रॉपर रैशनिंग होगी, सबको बराबर का मौका मिलेगा लॉन्ग वीकेंड्स। कविंदर जी, अब देखिए यहाँ हमारे यहाँ तो रैशनिंग पे हॉलीडेज मिलेंगी, आप बताइए रूम रेट्स की स्थिति क्या है और डिमांड की सिचुएशन क्या है? द डिमांड सिचुएशन एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन इस समय चल रही है। जनवरी हमने 86% पे कंप्लीट किया अपना महीना। हम अगर हमारी बुकिंग्स 4 महीने पहले खुल जाती हैं, तो हमको फरवरी, मार्च और अप्रैल में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है। लॉन्ग वीकेंड्स में तो बहुत ही अच्छा होता है, मगर लॉन्ग वीकेंड्स को अगर हम छोड़ भी दें तब भी हमारा मोमेंटम बहुत हाई है ऑन दी ऑक्यूपेंसीज। तो वो ऑक्यूपेंसी की चिंता हमको बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो सबसे बड़ी चीज ये हम नोटिस कर रहे हैं कि वो अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड कर रहे हैं। इस बार हमारे अपग्रेड 23% YOY बेसिस पे बढ़े, और लोग बार बार हॉलिडे करना चाहते हैं और अपग्रेड कर रहे हैं अपनी मेंबरशिप को। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम हम देख रहे हैं अपने बिजनेस में। और जैन, फेब, मार्च और अप्रैल में, जून वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो हमको जैसे कि मैंने आपको बताया, जैन में तो हमारी ऑक्यूपेंसी 86% तक जाके पहुंची, जो कि हमने कभी नहीं देखी। एक्चुअली हर्षदा, छुट्टी पर रैशनिंग नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। वो लॉन्ग वीकेंड्स पे मैं कह रहा था कि रैशनिंग और I get it, अनुज। उसकी बात कर रहा था। और एक और चीज मैं मेरा पर्सनल बिलीव पता है क्या है? मेरा पर्सनल बिलीव क्या है? लॉन्ग वीकेंड पे एक्चुअली छुट्टी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 रीजन। एक तो हर चीज़ बहुत महंगी होती है जहां आप जाओ, और दूसरा लॉन्ग वीकेंड पर उल्टा अगर आप वर्क पे काम करो तो आपको उस दिन ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, क्योंकि सब बाहर गए हुए होते हैं। तो प्रॉपर छुट्टी 1 हफ्ते की ले लीजिए, लेकिन लॉन्ग वीकेंड से कोई मतलब मैं तो अवॉइड करता हूँ एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी लेना भी पर्सनली। कविंदर जी, हमारी सब बातें सुन रहे होंगे, कभी कभी मुस्कुरा भी रहे होंगे, कभी कभी अगर आप देखें गुस्सा भी कर रहे होंगे। लेकिन कविंदर जी, अभी हर्षदा ने जो भी प्रश्न पूछा है, फोकस टुवर्ड्स आई थिंक इंडियन ऑपरेशंस। यूरोप की बात करते हैं, जहाँ पे इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो वहाँ की तरफ ट्रेवल, वहाँ के ऑपरेशंस, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या स्थिति है वहाँ पे? ओके, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। हमारा ये जो फिनलैंड का जो ऑपरेशन है, इसमें 2 क्वार्टर हमारे सीजनल क्वार्टर हैं, हाँ, Q2 एंड Q4 में। और हमारा Q2 रिजल्ट्स आपने देखा है बहुत बेहतरीन रहे। Q4 अभी ऑक्यूपेंसीज बहुत बढ़िया चल रही हैं, और वहां पर अच्छी स्नो गिरी है, विंटर हॉलिडेज एकदम चालू हो चुके हैं, और वो हमारा बम्पर क्वार्टर होता है फिनलैंड में। जहां तक Q3 का सवाल है, और उसमें आपका मैं इन्फ्लेशन का क्वेश्चन भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। इन्फ्लेशन डेफिनेटली वहां पर हाई है, जो कि उन्होंने कभी देखा नहीं, और उसकी वजह से कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस है। पर इन्फ्लेशन होने के बावजूद हमारी जो ऑक्यूपेंसी थी करीब 56% पे बैठी, जो कि वहां की हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी है विद इन फिनलैंड, ये जो लोकल रिजॉर्ट्स एंड होटल्स हैं। तो ऑक्यूपेंसी हाई रही,
टॉप लाइन ग्रो की हमारी टाइम शेयर एज वेल एज हमारी ये जो स्पा होटल्स जिसे बोलते हैं, तो टॉप लाइन भी अच्छी रही। मगर ये बात जरूर है क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया तो वो थोड़ा सा इफेक्ट हमको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा है। बट उसके बावजूद अगर आप देखें वाई बेसिस पे कंसोलिडेटेड लेवल पे हमने अपना प्रॉफिट डबल कर दिया, अगर हम एक्सक्लूडिंग वन ऑफ्स ले लें, जो मैंने फॉरेक्स के वन ऑफ्स के बारे में पहले बात की। इन्फ्लेशन का एक ही तरीके से हम डील कर रहे हैं। एक तो कॉस्ट पे बहुत स्ट्रांग फोकस है, चाहे एनर्जी कॉस्ट हो चाहे पीपल कॉस्ट हो, जो मेन कॉस्ट होती है। दूसरी चीज ये है कि हम, क्योंकि टाइम शेयर एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोटेक्ट करता है इन्फ्लेशन से, क्योंकि अगर आप टाइम शेयर ले लेते हैं तो आपको आगे के इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना हफ्ता ब्लॉक कर दिया। तो उस वजह से भी टाइम शेयर की सेल्स में मोमेंटम हमको जैसा मैंने आपको बताया दिखा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और हमको जनवरी में भी दिख रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, ये जो बजट में एक तो भारतीय ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को और सपोर्ट करने के लिए हर कोई कदम उठाने की बात निर्मला सीतारमण ने की, साथ ही साथ जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का मामला था, जहां पर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पहले 5% TCS कटता था, उसे बढ़ाकर सरकार 20% कर रही है। उसके मद्देनजर गेसिंग ये जुलाई ऑनवर्ड्स लागू होगा। क्या आपको लग रहा है उससे पहले ज्यादा डिमांड आती हुई दिखाई देगी? और ये TCS वाला मामला भारतीय आपके जो क्लाइंट्स हैं उन पर क्या भारी पड़ सकता है, स्पेशली जो विदेशी हॉलिडेज और वो अपग्रेडेड पैकेजेस की तरफ बढ़ रहे थे? देखिए, अगर मैं सिर्फ अपने बिजनेस के एंगल से देखूं तो जो हमारा इंडिया बिजनेस है वो बहुत ही फोकस्ड है डोमेस्टिक टूरिज्म पे, और फिनलैंड बिजनेस भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो भी डोमेस्टिक टूरिज्म पे फोकस्ड है। तो क्योंकि दोनों बिजनेसेस बहुत सेपरेट हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म पे फोकस हैं, तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का जो आपने बताया, पहले तो सिंपल बात यह है कि ये कैश फ्लो का इशू है, इसमें कोई लॉस नहीं है। 5 का 20 हो गया तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, छूट क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो ये सिर्फ कैश फ्लो का इशू है, ये रियली कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। हाँ, पैकेज टूर ऑपरेटर्स को बिकॉज देयर इज ए कैश फ्लो इशू हो सकता है थोड़ा सा उनको नियर टर्म में डिमांड का कुछ दिखे, मगर हमारे बिजनेस में इसका कोई इम्पैक्ट हम देख नहीं रहे हैं। बल्कि ये भी हो सकता है कि लोग इंडिया में ज्यादा हॉलीडे करें और ये सोचें कि ये हम इंटरनेशनल हॉलीडे थोड़ा कम करें। तो हमारे लिए इस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है डोमेस्टिक साइड में, और हमको इस प्रपोजल से कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कविंदर जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी बात रखने के लिए। तो ये महिंद्रा हॉलीडेज 273 इस समय स्टॉक का रेट, और महिंद्रा के कुछ रिजॉर्ट्स एक्चुअली बाकी में काफ़ी लाजवाब है, खासतौर से जो उनका गोवा का रिजॉर्ट है वो, और बारका बीच पे जो है, और उनके केरल के जो 2-3 रिजॉर्ट्स हैं, केरल में कोच्चि में जो है, एक अष्टमोदी में है इनका बहुत अच्छा, और पूवर में, ठेगड़ी में काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं इनके। और बस खाना बहुत महंगा होता है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जाने के बाद तो थोड़ा सा वो मेरी कंप्लेन रहती है। खैर कोई नहीं, अच्छी चीज़ें महंगी मिलती हैं, ये बात आप मान लीजिए। अच्छा, वो जो स्टोरी जिसकी, कविंदर जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, वो जो स्टोरी जो वीरू जिक्र कर रहे हैं, जिसका एक बस को लेकर आते हैं, क्योंकि रशिया का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली ब्लूमबर्ग पर है वीरू, और ऑयल प्रोडक्शन को वो कट कर रहे हैं 500,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से। और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनका एक बयान भी है उनका कि एक रिटेलिएशन है ये वेस्ट के सैंक्शंस के लिए, और वो जो वेस्टर्न प्राइस कैप है उनको अडेयर नहीं करेंगे वो, और इसके लिए ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और इसके लिए आपने देखा वो जो शार्प स्पाइक आई, क्योंकि ऐसी स्पाइक जो है वो नॉर्मली न्यूज़ के बिना नहीं आती है, तो एक क्लियरली एक न्यूज़ थी और उस न्यूज़ से एक इम्पैक्ट आया, और इसके लिए आपने ये ब्रेंट क्रूड पर ये वाला इम्पैक्ट देखा जो इंट्राडे में इस तरीके का मूव आया। तो जो स्टेटमेंट थी जो आपने मेरे ख्याल से शायद किसी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जो आपको भेजी थी वो सही है स्टेटमेंट, वो ब्लूमबर्ग पर अब आ गई है ऑफिशियली। जी आपकी स्क्रीन पर आप देखें ब्रेंट डे हाई। अच्छा, अब देखिए इंडेक्स इतना लाइट बिहेव कर रहा है ना कि पूछिए मत। मतलब इस कार्यक्रम को हमने शुरुआत की थी लगभग 2 बजे के आसपास। थका रहा है इंडेक्स आपको, थका रहा है इंडेक्स। हाँ, और एग्जैक्टली वहीं पर ही है। आई मीन 2 बजे का प्राइस लेके आएंगे, जरा टुडे चार्ट लेके आएंगे निफ्टी का। 2 बजे शुरुआत की थी, हमारा लेवल था एग्जैक्टली 17,842, अब 43 पर है।
एग्जैक्टली वही रेंज, और वो एक निफ्टी बैंक में जो एक थ्रस्ट सा मिल रहा था सुबह सुबह, शायद मेरे ख्याल से क्रूड के चलते तो शायद वो भी ना मिले अब, क्योंकि अब करीब करीब 41,536 हम डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए। वैसे फ्राइडे जो है वो ऑप्शन बायर के लिए सबसे खराब दिन होता है वो, क्योंकि उसमें वैसे ही इतना थर्सडे की वॉलेटिलिटी खत्म होने के बाद कुछ मिलता नहीं है, और इस तरीके की मार्केट में तो मुझे लग रहा है कि, और 12 का इंडिया वेक्स, 12.75 का इंडिया वेक्स, पता नहीं है मार्केट मतलब चाहता क्या है, मतलब क्या करना चाह रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। लॉजिकली 12 की आईवी पे आप सेल क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था कि 12 की आईवी पे सेल क्या कर रहे हैं, और क्या आप किस सेलिंग में कोई रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हैं, जैसे 17,800 की पुट देख लीजिए फॉर एग्जांपल, 70 रुपए का रेट है यहाँ पर। अब क्या ये लॉजिकल है 17,800 की पुट जिसमें पूरा का पूरा हफ्ता बाकी है आपका? आज ही वीकली सीरीज स्टार्ट हुई है, आज से हुई, 4 पूरे दिन बाकी हैं आज के बाद, और आपकी 17,800 की पुट्स सिर्फ 70 रुपए पे अवेलेबल है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा मतलब टाइम वैल्यू कितनी कम रह गई है इसमें, वो ठीक है लेकिन 20 रुपए में एग्जैक्टली, लेकिन ये है तो है, क्या कर सकते क्या करा जाए। खैर ये वक्त चल रहा है, किसी दिन अगर आप देखें क्रैक भी होगी है, और इट्स नाउ एट 12 निफ्टी आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, कुछ काउंटर्स को थोड़ा जज कर लेते हैं जो कि इस वक्त थोड़ा ठीक कर रहे हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेस इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग से मिले। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका जो आज क्रम है वो आपकी स्क्रीन पर देते हैं, किस क्रम में आज ये ट्रेड्स लिए जाएंगे। सस्ता ऑप्शन अमित सेठ जी के सौजन्य से आएगा, वो बताएंगे आज आपको सस्ता ऑप्शन में क्या चीज़ करना है। और एफएनओ सुपरस्टार महाराज जायसवाल, 4 के चमत्कार राजेश सतपुते जी और राजेश अग्रवाल बताएंगे आज का मिड कैप फंडा। यही निपटाते हैं इन स्टॉक्स को। अमित जी, आपका सस्ता ऑप्शन क्या ग्रिप कर रहे हैं आप? सस्ता ऑप्शन रहेगा टीवीएस मोटर की 1080 की कॉल। टीवीएस मोटर की 1080 की कॉल अभी ट्रेड कर रही है 22 रुपीज पे। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 34, और इसका स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग 16 रुपए का। ओके, सस्ता ऑप्शन टीवीएस मोटर। चलिए एफएनओ सुपरस्टार मानस जायसवाल जी की तरफ से। मानस जी बताइए क्या कॉल होगी आपकी? अनुज जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम पिछले करीब 3-4 दिनों से थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने एक हर्डल क्रॉस किया है। प्राइस ब्रेकआउट 1190 के ऊपर देखने को मिला है, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉसेज 1189 के रहेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट 1235 के रहेंगे। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 1235 के लिए मौका तेजी करने का। राजेश सातपुते बताइए, चार्ट का चमत्कार। जी, मुझे तो एसआरएफ अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, फ्लैग फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट मिला है, अगर आप इसमें देखें तो 50 डे में के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो जहां जहां आप देखें वहां पे भाई आ रहा है, तो एसआरएफ को लेके जाएंगे 2270 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 2360 का। तो करंट लेवल से करीबन 60-70 रुपीज का मूव मुझे लगता है अभी पेंडिंग है। इट्स अ बाय इन एसआरएफ। ओके, बाय इन एसआरएफ। अच्छा मोमेंटम आज इस स्टॉक में क्लियरली आपको विजिबल है। अब मिड कैप फंडा लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी बताइए। देखिए, वेल्सपन कॉर्प के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो ये कंपनी प्रोडक्शन और कोटिंग जो हाई सबमर्ज आर्क वेल्डेड पाइप्स होती हैं जो उसमें है बिजनेस 50 कंट्री 6 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, और अभी इन्होंने एक अंजार में अपना कोक ओवन प्लांट भी चालू कर लिया है। एबीजी शिपयार्ड के कुछ एसेट्स इन्होंने अधिग्रहण किए थे, और डीआई पाइप्स भी अंजार में मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है। और सरकार का जो रवैया है हर घर जल के प्रति, मुझे लगता है उसका इसके बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वैल्यूएशंस भी बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है, 205-6 के लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कम से कम 240-245 के लेवल्स आने वाले 6 महीने में इसमें बिल्कुल आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। मिड कैप फंड आज का ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा। इस आज के 4 का चौका की जो हमने शुरुआत की थी वो थी सस्ता ऑप्शन से, और यहाँ पे अमित सेठ जी ने वकालत की थी आज टीवीएस मोटर्स, जो शायद मेरे ख्याल से सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है इसका आज। 34 के लक्ष्य के लिए इसकी 1080 की कॉल लेनी है आपको। मानस जायसवाल जी के पास गए, उसके बाद हम आज के उनके
F&O सुपरस्टार के लिए। उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज, याद रखिएगा, इट्स अ पुल बैक ट्रेड, इट्स अ रिवर्सल ट्रेड। मतलब ये इतना ओवरसोल्ड स्टॉक है कि पूछिए, मतलब वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, लेकिन आज पुल बैक मोड में है। इस पुल बैक को वो थोड़ा सा और एक्सीड करता देखते हैं। 1205 पे ट्रेड करता है, 1235 का लक्ष्य यहाँ पे है। और राजेश सतपुते जी ने आज जो चार्ट का चमत्कार पिक किया वो था SRF, जस्ट कुछ देर पहले बात भी हुई थी इसकी। 2360 का लक्ष्य है, 2288 पे ट्रेड करता हुआ। और राजेश अग्रवाल जी का मिड कैप फंड आज का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 4 ट्रेड्स यहाँ पे वेल्सपन कॉर्प पर। अच्छा, एक बार राजेश अग्रवाल जी एक पर्सपेक्टिव से और थोड़ा सोचते हैं, जरा एक बार हेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। वोल्टास की बहुत बात हुई, हेवल्स ने 2-3 दिन पहले बहुत अच्छा स्विंग दिया था, लेकिन आज कोलैप्स हो गया। वो सिम्फनी ने जितना एक जो Q3 में सेल्स अगर आप देखें रजिस्टर करी और जिस प्रकार का बायबैक इन्होंने अनाउंस किया है, और एक और चीज़ है, अमूमन हम मार्च, अप्रैल, मई, जून इस पीरियड से पहले, गर्मियाँ शुरू होने से पहले इन वाइट गुड सेगमेंट को थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं, बाजार चीज़ करने की कोशिश करता है। वाइट गुड सेगमेंट में आपका कोई प्रिफर्ड स्टॉक इस वक्त जिसको आप चेज करना चाहें इस सीजन के लिए? पॉलीकैब रहेगा। मुझे लगता है कि पॉलीकैब के जो नंबर्स आए वो हेवल्स से बहुत बेहतर आए, किसी भी पायदान पे देख लो। और जिस तरीके की प्रोडक्ट प्रोफाइल है, पहले वो सिर्फ वायर वगैरह बनाते थे, इस वक्त वो FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जा रहे हैं, जिसकी पहुंच बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है। बाज़ार ने बहुत अच्छे तरीके लिया है, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और ख़ास करके जो अब रॉ मटेरियल प्राइसेस में कट देखा जा रहा है, फिर वो चाहे कॉपर हो या दूसरी चीज़ें हो, जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में मार्जिन्स और बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। तो इस पूरे स्पेस में अगर कुछ चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि पॉलीकैब एक बेहतर ऑप्शन है रेदर देन हैवेल्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, पॉलीकैब। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं इस समय, और ख़ास इसलिए क्योंकि जो हमने कल नंबर्स प्रेजेंट किए थे बजट वाले दिन के, उनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल अरोड़ा की, CEO निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। और राहुल उस दिन पूरे दिन हमारे साथ जुड़े थे एज गेस्ट एडिटर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। राहुल, बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था हमारे साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, उनका बर्थडे भी था, और तो वो शायद हम एक गुड ओमेन हमारे लिए। राहुल, थैंक यू सो मच उस दिन के लिए जुड़ने के लिए, और ये मुबारकबाद आपके लिए भी है कि उस दिन हम नंबर 1 थे। थैंक यू सो मच अनुज, और आपको और आपकी टीम को पूरी बधाइयाँ। आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इनवाइटेड मी ऑन दैट डे। थैंक यू सो मच, एंड वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू राहुल। और एक सेलिब्रेशन ड्यू है, आपके साथ भी करेंगे सेलिब्रेशन। मैं वापस आता हूँ मुंबई, उसके बाद करते हैं। मार्केट पर अब आपका क्या व्यू है राहुल, क्योंकि काफ़ी एक डायरेक्शनलेस हो गया मार्केट। हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखी है हमने, लेकिन थोड़ा हायर लेवल पर आकर अटक भी रहा है। इस समय मार्केट में क्या व्यू है आपका? एक्चुअली अनुज, आपको याद होगा जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ था वित्त मंत्री के स्पीच के बाद, आई थिंक निफ्टी करीबन 230 पॉइंट ऊपर था। आई थिंक एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था आई थिंक उसके बाद, और बाजार काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका था। लेकिन आई थिंक कहीं मुझे लगा था कि बजट के बाद के एक अपवर्ड ब्रेकआउट की संभावना बन चुकी थी, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा एक सेंटिमेंट डैम्पनर आ गया था। उसके बाद आई थिंक जो US फेड के गवर्नर थे, उन्होंने जो बयान दिया था अपना पिछले हफ्ते कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स विल कीप प्रॉब्ली हैपनिंग, हालांकि उनका क्वांटम थोड़ा कम होगा। और जिस तरह से लोगों ने RBI गवर्नर के स्टेटमेंट को भी इंटरप्रेट किया अनुज के, एक लगता है कि एक और रेट हाइक शायद आ सकती है। इनके चलते आई थिंक बजट के बाद थोड़ा मूड डगमगा गया, एंड आई थिंक वापस से हम एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट में आ गए हैं 17,500 से 18,500। आई डोंट थिंक इस वक्त कोई ऐसी न्यूज़ फ्लो है अनुज कि 17,500 नीचे टूटना चाहिए, और ऐसी भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ नहीं रही है कि 18,500 ऊपर से ब्रेक हो जाए। क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अगर आप देखें अनुज, मोटा मोटी अगर जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्केट उसी पे रिएक्ट कर रहा है। जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो स्टॉक्स 5-10-20% ऊपर जा रहे हैं, और जो ख़राब आ रहे हैं वो 5-10-20% नीचे जा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो दिख नहीं रहा जो सजेस्ट कर रहा है कि इस रेंज से कोई इमीडिएट ब्रेकआउट आ जाए। बट आई थिंक अगर हम 1000 पॉइंट का भी रेंज ले रहे हैं अनुज, आई थिंक दोनों साइड पे ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में एंट्री नहीं ली जा सकती। मुझे लगता है ऑब्वियसली एज अ व्यूअर आपको लगता होगा कि मार्केट थोड़ा बोरिंग हो रहा है 1000 पॉइंट के रेंज में, लेकिन आई थिंक उसमें भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मुझे लगता है फॉर द शॉर्ट टर्म, आई थिंक अगले 1.5 महीना फॉर द फिस्कल ईयर एंड तक तो मुझे लगता है कि इसी रेंज के आसपास रहेगा। तो एक दायरेबंद बाजार क्लियरली बनेगा। स्टॉक स्पेसिफिकली बात करते हैं, और मुझे याद है आपने स्पेसिफिकली
जब हमने जोमेटो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 2 वर्ल्ड कप्स, उम्मीद थी अच्छा नंबर प्ले देखने को मिलेगा, वो हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स कंपनी कहती है एक्स ऑफ ब्लिंकिट वे EBITDA पॉजिटिव एंड Q2 FY24 के लिए एक थोड़ा बहुत रोड मैप दिया है कि तब तक प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इस नंबर पर आपके अब क्या विचार हैं और जोमेटो पर खास तौर से? तो हर्षदा जी, जैसे अगर आपने पेटीएम के भी रिजल्ट्स देखे होंगे, उन्होंने एक्स ESOPs का बताया था, तो आई थिंक देयर आर टू मेनी एक्सेस एट प्ले ओवर हियर। लेकिन जेन्युइनली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जोमेटो के नंबर्स इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर आते, क्योंकि अगर 2 इतने बड़े इवेंट्स के बाद इतने नंबर्स नहीं आए। बट आपको याद होगा जब हमने इन 2 स्टॉक्स पे चर्चा की थी, पेटीएम और जोमेटो पे, मैंने कहा था कि एज लॉन्ग एज यू कैन शो अ रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, और उसके बाद आप देखिए पेटीएम का स्टॉक काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आया। ऐसा नहीं है कि आई थिंक उसके रिजल्ट्स के 2-3 दिन बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ा था। तो आई थिंक अगर ये भी थोड़ी डिलीवरी आ जाए, जैसे आपने कहा कि अगर एक्स और ब्लिंकिट देखें तो नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक थे, पर मार्केट आपको ऐसे देखता नहीं है। अगर आपने एक्वायर कर दिया, आप कंसोलिडेटेड एंटिटी हैं, तो आपको वैसे ही देखा जाएगा। बट आई स्टिल थिंक दैट देयर इज रूम टू प्ले इन जोमेटो, बिकॉज आई थिंक अगर 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको एक रोड मैप दे सकते हैं कैश फ्लोज की तरफ, और जहां तक एक राइट टू विन काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो चुका है और बहुत सीवियर मोड्स और एंट्री बैरियर्स हैं, वो जोमेटो और पेटीएम ही है काफ़ी हद तक। तो मुझे अभी भी लगता है कि भाव अच्छा है, आपको अभी भी एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिल रही है। इट कुड हैव बीन बेटर ऑलरेडी, बट इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जैसे पेटीएम ने कहा है अगर जोमेटो वो फॉलो करे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से बेहतरीन भाव अभी भी देखने को मिल सकते हैं। आई डोंट नो, आप कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके हाथ भी आए होंगे या नहीं कि एक्स ऑफ माई वाइफ आई वुड हैव बीन अ बैचलर, पर ये वही हुआ ना कि अगर बुआ की मूंछ होती तो वो भी फूफा होती। जी बिल्कुल, वही स्थिति है। बट हाउ मच टाइम एंड हाउ मच पेशेंस विल इट टेस्ट इज द क्वेश्चन। और इस समय फिर अगर पैसा कमिट कर रहे हैं तो कितना पैसा कमिट करना है, और अगर कोई फंसा हुआ है तो 2 क्वार्टर और कितना टाइम दे, क्योंकि वो टाइम देते देते पीपल आर रियली लूजिंग देयर स्लीप नाउ। देखिए, आपको याद होगा जब 2021 में ये काफ़ी हद तक इश्यूज आए थे, और अगर आप 2022 में इश्यूज देखें, देयर इज़ अ मार्क्ड शिफ्ट इन द काइंड ऑफ कंपनीज दैट केम टू द मार्केट। 2021 का फ्लेवर था ये फिनटेक्स, जेनेक्स की कंपनियां, लेकिन 2022 में बहुत कम ऐसी कंपनियां, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, जो लॉस मेकिंग थी। सारी प्रॉफिट मेकिंग थी। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज थी, जैसे ड्रीम फोक्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे आए थे जिन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा भी किया था हेल्थ केयर वगैरह में। तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि काफ़ी टाइम हो गया है, ये स्टॉक्स अभी भी अपने 52 वीक हाई से 1/3 1/4 लेवल्स पे चल रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको एक टाइम करेक्शन मिल जाता है, और अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है तो ये स्टॉक्स को डबल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि ये लिक्विड नेम्स हैं। तो अगर आप उस वक्त इसमें अगर आपके पास उस वक्त है नहीं, तो फिर आपको एंट्री का चांस नहीं मिलेगा। लोग तभी स्टॉक्स खरीदते हैं जब 20-30% चढ़ते हैं, और लोग तभी स्टॉक्स बेचते हैं जब 20-30% गिरते हैं। आप कभी, बहुत कम ऐसा होगा कोई आपको कोई बोलेगा कि आई कॉट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एनी स्टॉक, ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं, आपको याद होगा मारुति जब स्ट्राइक हुई थी 2011-12 में 900 रुपए हो चुका था। 900 से 10,000 एक मूव में गया था, उसमें कोई करेक्शन नहीं आई थी बीच में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने 1500-2000 में लेके 4-5 पे बेच दिया था। वहां से भी रिसेंटली हमारे CFA कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था, सुनील सिंघा ने अपने बारे में बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि हमने बजाज फाइनेंस X भाव पे बेच दिया था, पर वहां से भी स्टॉक डबल हो चुका था। तो यू कैन नेवर टाइम दीज थिंग्स, तो आई थिंक दीज आर गुड बिजनेसेस, लाइक आई सेड, दे हैव अ राइट टू विन। आप लेके रखिए, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगा, लेकिन अगर ये चल गए तो ये डबल ट्रिपल इतनी जल्दी हो जाएंगे कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। बैचलर ऑन फ्राइडे ईव साउंड्स गुड है, शुक्रवार की शाम को। अच्छा राहुल, अगर मैं बजट के बाद के सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग्स को देखूं तो वो है NBFCs, जिसका जिक्र अभी आप बजाज फाइनेंस से कर भी रहे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, पूरे बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है। आप लोग NBFCs को कैसे रीड करें, स्पेशली बजाज, मतलब B2 में जो ड्रॉप आया था, मतलब लास्ट 6 महीने में, आप लोगों ने उस पर क्या किया और व्यू क्या शेयर किया पूरा?
मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा बियॉन्ड एनबीएफसीज, और शायद अनुज को याद भी हो कि जब हम बजट पे दिन चर्चा कर रहे थे, मैंने शायद आपको भी याद होगा हर्षदा जी, मैंने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनीज को उस दिन खरीदिए। मैंने बहुत वेहीमेंटली कहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुके थे और उनमें काफ़ी हद तक आप पिछले 2-3 दिन में देखेंगे तो एक रिवाइवल आ रहा है। तो आई थिंक हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जहाँ पे प्राइस डैमेज, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्राइस डैमेज होता है, फिर आपको वो दोबारा भाव मिलते नहीं। एनबीएफसीज की अगर बात करें तो आई थिंक अगर हम होम लेंडर्स की बात करें तो आज भी मैं एचडीएफसी लिमिटेड में काफ़ी बुलिश रहूँगा। आई थिंक जिस तरह के आंकड़े आए हैं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द काइंड ऑफ वैल्यूएशंस जो एचडीएफसी लिमिटेड आपको दे रहा है। और अगर आपको थोड़ा मार्केट कैप में अगर आप नीचे आएंगे तो कैनफिन होम्स भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अच्छा कर सकती है। चोला के नंबर्स बहुत अच्छे थे, आपको याद होगा बजट के दिन स्टॉक 10% ऊपर था जब मार्केट काफ़ी उथल पुथल कर रहा था। आई थिंक चोला जिस तरह के नंबर्स और जिस तरह की रिटर्न ऑन इक्विटी है 15-16% की, आई थिंक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का लेवरेज है ऑन द रिटर्न ऑन एसेट्स। आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि ऑटो फाइनेंस में चोला काफ़ी हद तक बेहतरीन कर सकता है। आई थिंक ये दो मेन होंगे। आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, आई थिंक आप कोई भी 2 स्टॉक्स उठा के देख लीजिए। आई थिंक एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, मैक्स या आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, मुझे लगता है वहाँ अभी भी काफ़ी हद तक पैसा बन सकता है। तो ऑटो फाइनेंस, होम फाइनेंस और इंश्योरेंस, ये 3 में सबसे ज़्यादा झुकाव होगा। और हमारे प्रेफरेंस स्टॉक्स ये कुछ 2-3 हैं इन सेक्टर्स में जहाँ पे हमें अभी भी लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है और निवेशक आज की डेट में भी इनमें निवेश करके काफ़ी हद तक पैसा कमा सकते हैं। नहीं, मुझे याद है एक्चुअली राहुल, आपने एकदम जैसे कहते हैं ना सीना ठोक के कहा था कि आपने कहा था बाय इंश्योरेंस और आज ले लीजिए क्योंकि आपको ये रेट दोबारा नहीं मिलेंगे, ये आपने मुझे कहा था। एक और स्टॉक जिसके बारे में आपने ये बात कही थी वो था अंबुजा सीमेंट। वहाँ पर भी अभी आपका व्यू वैसा ही है, इंटैक्ट ही, आप अभी भी अपने क्लाइंट्स को दिला रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट 350 पर? जी बिल्कुल अनुज, आपने देखा होगा जिस तरह की कैश फ्लोज की बात हुई है, जिस तरह की कैपेक्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली कंपनी को डिमांड विजिबिलिटी है, इसलिए वो इस तरह के कैपेक्स कमिट कर रहे हैं। आई थिंक 3 अलग अलग जोग्राफीज़ में अनुज 3-3 मिलियन टन के अलग अलग प्लांट आ रहे हैं। ग्राइंडिंग कैपेसिटी और क्लिंकर कैपेसिटी 1.5 मिलियन की आ रही है 2 अलग अलग जोग्राफीज़ में। तो आई थिंक इस तरह का कैपिटल आप तभी कमिट करते हैं जब आपके पास डिमांड विजिबिलिटी हो। एक प्री इलेक्शन ईयर है अनुज, आई थिंक ऑलमोस्ट जिस तरह से 6-7 हज़ार करोड़ का कैश ऑन बुक्स है, ऑलमोस्ट जिस 315 पे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बिलो आ रहा था अनुज, तो इट वाज अ नो ब्रेनर। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से आपको 20 से 25% अंबुजा में मिल सकते हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू अस फेयर वैल्यू। आई थिंक ये स्टॉक 400 के आसपास ज़रूर जा सकता है। एंड आई थिंक जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते रहेंगे, आज भी जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री हमारे शहर आ रहे हैं बम्बई कुछ प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करने। आई थिंक जैसे जैसे साल बढ़ेगा अनुज, आप देखेंगे कि और प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे। और अंबुजा और एसीसी पे सबसे बेहतरीन बात यह है कि कैश फ्लोज बहुत ज़बरदस्त है दोनों की, खास करके अंबुजा के। और जैसे मैंने आपको कहा कि आई ऑलवेज बिलीव कि अगर एक कंपनी इस तरह का कैपेक्स का व्यू ले रही है तो उनके पास डिमांड विजिबिलिटी है, मार्केट लीडर हैं, रिटर्न रेशोज ठीक हैं। जिस तरह से जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन का, क्रूड ऑलमोस्ट 125-130 हो गया था, पेटकोक, कोकिंग कोल के भाव बहुत हद तक आगे चले गए थे। आई थिंक वो सब 25-30% करेक्ट हो चुके हैं, तो आपके एबिडा पर टन पे भी बहुत ज़्यादा स्विंग आएगा। तो आई थिंक आज की डेट में भी मैं अंबुजा खरीदूंगा और मुझे लगता है कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि आपको 400 का भाव भी इसमें देखने को मिले। चलिए, ये तो हो गई अंबुजा की बात। राहुल, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था। मिड कैप आईटी में ज़बरदस्त ट्रैक्शन वापस आ रहा है और परसिस्टेंट सिस्टम्स ऑलरेडी 52 वीक हाई पर है, कोफोर्ज में ज़बरदस्त मोमेंटम है, फर्स्ट सोर्स में अच्छा मोमेंटम, नंबर्स के बाद बिरला सॉफ्ट में हमने अच्छा मूव देखा था। यहाँ क्या व्यू बन रहा है और यहाँ पर कोई प्रेफर्ड पिक आपकी? परसिस्टेंट के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे अनुज, आपको याद होगा जब अर्निंग सीजन चालू हुआ था। एंड इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जब से हम कोविड की अगर बात करें, जहाँ से कोविड शुरू हुआ था, जो पहले 18 महीने थे कोविड के, आई थिंक परसिस्टेंट कुछ 7 गुना बढ़ गया था, तो वो परसेंटेजेस में मूव नहीं कर रहा था, इट वाज मूविंग इन मल्टीपल्स। आई थिंक अनुज एक तरफ से आपको यूएस पे भी ध्यान रखना होगा बिकॉज द आईटी इंडेक्स देयर इज ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो उसका एक कहीं पे रिपल इफेक्ट इधर आने को मिल रहा है। बट आई थिंक अनुज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा 3-4 महीने पहले जो लोग रिसेशन या स्लो डाउन की बात कर रहे थे यूएस में,
उस तरह की डेटा पॉइंट्स अब तक आ नहीं रही। काफ़ी हद तक यूएस इकोनॉमी रेजिलिएंट लग रही है। लोगों को लग रहा था कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो रेवेन्यू में तब्दील नहीं होगी, मार्जिन प्रेशर होंगे और लोगों को अपनी कंपनियों को अपनी गाइडेंस नीचे रिवाइज करनी पड़ेगी। उस हद तक हमने फिलहाल तो कॉमेंट्री नहीं देखी है। आई थिंक अगर Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे अनुज, जो आई थिंक 10 से 15 अप्रैल के बीच में हमें मोटा मोटी पता चल जाएगा कि किस तरह से कंपनीज इसको देख रहे हैं। अगर वहाँ पे भी कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं आई तो देन IT could land up being one of the biggest sector movers फॉर दिस ईयर, बिकॉज काफ़ी हद तक अंडर ओनरशिप है। आई थिंक आज भी मैं 2-3 फंड मैनेजर्स या CIO से बात कर रहा था, जनरली पोजिशनिंग अंडर वेट है अनुज IT की। तो एक टेक्निकल फैक्टर बहुत आ जाता है अगर आपको सेक्टर रीबैलेंसिंग अगर करनी है एज अ फंड मैनेजर। तो आई थिंक Q4 रिजल्ट्स विल बी वेरी कीनली वॉच एंड अगर कोई नेगेटिव कमेंट्री वहाँ पे नहीं आई तो IT could land up being one of the biggest sectors for the year. ओके, ये IT पे राहुल जी का ठीक था। अच्छा राहुल, आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अब ऑटो के लिए अगर आप देखें बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हैं भी नहीं। अगर आप देखें पिछले 10 दिन में मल्टीपल प्राइस हाइक्स, M&M ने प्राइस हाइक लिया, टोयोटा ने प्राइस हाइक लिया, मारुति ने प्राइस हाइक लिया, फिर आपका EMIs का बढ़ना। लीडरशिप अब तक M&M के हाथ में रही है और टू व्हीलर स्पेस में TVS के हाथ में रही है। और एक और चीज़ अगर मैं थर्ड एक पॉइंट जोड़ूँ, द काइंड ऑफ कैपेक्स फिगर अनाउंस्ड इन आई थिंक बजट, उसका एक सीधा एडवांटेज आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को और शायद अशोक लेलैंड को देना चाहें। आप कैसे अप्रोच करेंगे अगर 2-3 स्टॉक्स पिक करने हो ऑटो में इस वक्त? तो 3 स्टॉक्स अगर पिक करने हो तो आई थिंक एक तो आपने अभी जिक्र कर दिया। आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड तो डेफिनेटली होगा। आई थिंक जहाँ तक मेरा मानना है, आई थिंक FY 22 और 25 के बीच में हमारी जो EPS नंबर्स हैं वो ट्रिपल हो रहे हैं, 3 गुना बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक मैं वैल्यूएशन पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ जो है अशोक लेलैंड का अगले 2 साल का वो 17-18% कंपाउंडेड है। उस बेसिस पे आई थिंक आपका EBITDA 25% पे कंपाउंड हो जाएगा विथ मार्जिन एक्सपेंशन। तो कमर्शियल व्हीकल्स पे तो मैं अशोक लेलैंड को डेफिनेटली खेल लूँगा। अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स खेल रहे हैं, हमारा झुकाव अभी भी मारुति की तरफ ज़्यादा होगा। आई थिंक महिंद्रा हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टॉक। आई थिंक जब से उन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फोकस की बात की है और लॉस मेकिंग और ज़्यादा जो कम प्रॉफिट के बिजनेसेस हैं जब से वो एग्जिट किए हैं, स्टॉक हैज़ गॉट वर्चुअली री रेटेड। पर हमारा झुकाव अगर कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ, जो पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं तो मैं मारुति की तरफ थोड़ा ज़्यादा हमारा झुकाव होगा। मुझे लगता है कि अभी भी आप यहाँ से भी मारुति को 11,500-12 हज़ार का मुझे लगता है हमारा टारगेट है। अब हमें लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात हो रही है, आई थिंक 10-12% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। इन सब ने आपने देखा होगा इस क्वार्टर में भी या तो ग्रॉस या EBITDA या दोनों लेवल पे मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया है। तो दैट वुड बी माई सेकंड पिक। एंड थर्ड, आई थिंक जैसे आपने TVS का जिक्र किया तो एक वैल्यूएशन प्ले ले लेते हैं इसमें। आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प है, काफ़ी डिसेंट डिविडेंड यील्ड भी है, कैश फ्लोज काफ़ी ठीक ठाक हैं बुक्स पे। हालांकि मार्केट शेयर लॉस हुआ है हीरो का, डेफिनेटली मानते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात हो रही है, वीडा के जो नंबर्स आए हैं जो कॉनकॉल में भी उन्होंने अनाउंस किए थे, आई थिंक इट्स रीजनेबली हार्टनिंग। आई थिंक कंपेयर टू TVS काफ़ी हद तक वैल्यूएशन डिफरेंशियल भी है। तो आई थिंक टू व्हीलर्स में आई वुड प्ले हीरो मोटोकॉर्प, पैसेंजर व्हीकल्स आई वुड प्ले मारुति एंड आई वुड प्ले अशोक लेलैंड इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस। आई थिंक ये 3 नाम होंगे। हालांकि आज महिंद्रा के नंबर्स अच्छे आए हैं, अगर आप चौथा बोल देते तो मैं चौथा महिंद्रा ही कह देता, बट ये कुछ 3-4 नाम है OEMs पे जहाँ पे हमारा ज़्यादा झुकाव रहेगा। राहुल, क्योंकि वीरू मेंशन कर रहे थे इंफ्रा, और अगर आप देखिए ये कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनियां, कमिंस नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे, उससे पहले थर्मैक्स जो कैश मार्केट कंपनी है अच्छे नतीजे दिखाए, L&T का भी यहाँ पर ऑर्डर बुक का जो आगे का आउटलुक है वो मजबूत है। इधर किस तरह की पोजिशनिंग है? आई थिंक यहाँ पे हर्षदा जी रोड्स पे मेरा ज़्यादा झुकाव रहेगा। आई थिंक क्योंकि अगर आप बजट पे भी देखें जो कैपेक्स की बात हो रही है 10 लाख करोड़ की, उसमें सबसे ज़्यादा बजटिंग रोड्स की तरफ गया है। तो आई थिंक इसमें 2 कंपनियां जो जहन में आ रही हैं वो है PNC इंफ्रा और KNR कंस्ट्रक्शंस। आई थिंक KNR के अगर आप रिजल्ट देखें जो कल ही आए हैं तो अपडेटेड नंबर्स हैं, PNC के 2 दिन बाद हैं। 8,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। आई थिंक रेवेन्यू कुछ 3,000 करोड़ के आसपास की है, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो है। बैलेंस शीट इज इन एक्सट्रीमली गुड शेप, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और आई थिंक हर क्वार्टर का जो ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है इनका बहुत ही बेहतरीन रहा है। आई थिंक अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनटेक में 15 से 20% की ग्रोथ आ रही है कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक दे विल प्रोबेबली लैंड अप बीइंग वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। सो आई वुड प्रोबेबली लुक एट PNC इंफ्रा एंड KNR कंस्ट्रक्शंस, जहां पे ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो अच्छा है, मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। प्रमोटर लेवल पे भी हमें काफी हद तक यहाँ पे कंफर्ट है।
एक और कंपनी जिसका ध्यान आ रहा है मुझे, वो है सोलर इंडस्ट्रीज। काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं। आई थिंक स्टॉक पिछले 2 साल में आई थिंक डबल हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन बहुत कम कैपिटल गुड कंपनीज हैं हर्षदा जी जो 25% प्लस का मार्जिन देती हैं और 25% प्लस के रिटर्न रेशियोज भी देती हैं। तो इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, हालांकि इनका एक डिफेंस बिजनेस भी है और ऑर्डर बुक बिल्कुल। तो आई थिंक जो डिफेंस बिजनेस है उसकी ऑर्डर बुक अब जाके पिकअप हो रही है। तो आई थिंक अगले 2-3 साल में अगर ये 500 करोड़ का बिजनेस अपने आप बन गया तो ये एक बहुत बड़ा किकर हो सकता है। तो आई थिंक सोलर इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशंस ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड आर एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव देन आईटीसीज आल्सो, क्योंकि उनके रिटर्न रेशियोज एक्चुअली आईटीसी से थोड़ा बेहतर है। सो फॉर अ कैपिटल गुड्स कंपनी दैट्स एक्चुअली वेरी रेयर। तो आई थिंक क्योंकि हालांकि एक्सपेंसिव है बट ये एक तीसरा नाम होगा। तो आई थिंक रोड्स एंड समवन लाइक अ सोलर इंडस्ट्रीज व्हिच इज अ गुड प्ले ऑन एक्सप्लोसिव्स एंड डिफेंस, ये कुछ नाम हैं जो इंफ्रा में जो ध्यान में आ रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग नाम आपने लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। और शुक्रिया हमारे लिए बजट डे में समय देने के लिए, क्योंकि इट्स बिन अ टीम वर्क जिसका फल हमारे सामने है। पूरी मेहनत आपकी और आपकी टीम की थी हर्षदा जी। अनुज, वीरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं। वीरू, निफ्टी जो थोड़ी बहुत चाल अपनी सुधारने की कोशिश कर रहा था, अब फिर 37 अंकों की गिरावट पर, और निफ्टी बैंक ने अपने जो गेन्स है वो पूरी तरह से गवा कर अब सिर्फ 2 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। तो वॉलेटिलिटी है। इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे ऑफ कोर्स सोमवार का दिन कैसा रहेगा, कौन सी कंपनियों के नतीजे आएंगे, और ऑफ कोर्स BTST पर भी फोकस आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में। ब्रेक के बाद बाजार की चाल में कोई खास बदलाव नहीं। आज हम देख रहे हैं कुछ पॉकेट्स हैं जो सपोर्ट करने की कोशिश में, मिसाल के तौर पर आज ऑटो कंपनियों में अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है, तो वो स्ट्रेंथ अपनी बिल्ड अभी भी कर चुके हैं और चाल मजबूत होती हुई टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में खरीदारी, यूपीएल, सिप्ला, भारती एयरटेल, LNT, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी है। लेकिन मेटल कंपनियों का आज दिन नहीं है। हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो, सब में दबाव। अब एक और कंपनी रेडार पर रखनी चाहिए, वह है सेल। नतीजे आएंगे सोमवार को। अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए क्या उम्मीद है? देखिए, मेटल में जो सो फार नंबर्स है उसमें तो बहुत फायरवर्क नहीं आया, तो इसीलिए सेल के नंबर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क की उम्मीद मत रखिएगा। करीब 220 करोड़ रुपए के घाटे के आने का अनुमान इस तिमाही में बाजार लगा रहा है। मुनाफे के सामने 4338 करोड़ के मुनाफे के सामने घाटा। EBITDA 7000 करोड़ से घटकर 1000 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में रहेगा। 85% टूटने का, 26% से टूट के मार्जिन 4% इस तिमाही के अंदर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। वॉल्यूम फ्रंट पर करीब 4 मिलियन टन ये वॉल्यूम रहेंगे 4.28 मिलियन टन के सामने। सीक्वेंशियल बेसिस पे हालांकि ये बढ़ेगा, लेकिन YOY बेसिस पे हाई बेस की वजह से टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। Q-on-Q बेसिस पे नंबर्स में रियलाइजेशन थोड़े बेटर साइड पर रहेंगे। 12% पर लेके 13% या 15% तक की यहाँ पे बढ़ोतरी की बातचीत हो रही है, और शिपमेंट्स भी Q-on-Q बेसिस पे कंपनी के बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि YOY बेसिस पे एक जो बड़ा बेस है उसके चलते कंपनी के नंबर्स के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इनपुट कॉस्ट का कितना बेनिफिट है, गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री क्या है, डिमांड स्पेशली डोमेस्टिक फ्रंट पे कैसी है, इंटरनेशनल फ्रंट पे कैसी है, कुछ चीजें हैं जिनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन अदरवाइज YOY बेसिस पे कमजोर नंबर और सीक्वेंशियल बेसिस पे एक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे नंबर्स आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। सुमित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नंबर्स का अगर आप देखिए पूर्वानुमान प्रस्तुत करने के लिए सेल आपकी स्क्रीन पे करीब 8460। याद रखिएगा पूरा का पूरा मेटल स्पेस पिछले 4 सेशन से काफ़ी वीक है। एट 5778 निफ्टी मेटल इंडेक्स आज भी डेलो की ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक क्लोज होता हुआ, और इसमें एक क्योंकि बेरिश फ्लैग विजिबल है तो मेटल्स में अभी कमजोरी है। मीनवाइल निफ्टी अगर आप देखें थोड़ा सा पुल बैक देखें अगेन एट 17859। अगर मैं पॉइंट्स टू पॉइंट कंपैरिजन करूं
और एवरेजेस का अलाइनमेंट देखूं तो 17,864 दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब मोर और लेस थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन में एक बार फिर से निफ्टी जो है वो 20 डे की रेंज को शायद होल्ड करके बंद हो। खैर इंडस्ट्री से बहुत कुछ बात करने के लिए है भी नहीं, एक बार सीमेंट्स पे कुछ स्टॉक्स लेके आता हूँ और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे। एक स्टॉक सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, लेट्स ब्रिंग अल्ट्राटेक सीमेंट। आपकी स्क्रीन पे लगभग 7213 पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है, ये एक बार फिर से करीब 7215 पे डी हाई पे ट्रेड करता हुआ अल्ट्राटेक और सीमेंट्स। अच्छा, अब एक काम कीजिए, डाउ फ्यूचर्स लेके आइए। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, 13 अंक ऊपर, और नैस्डैक फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे लगभग 24 अंक नीचे है। S&P फ्यूचर्स 1 अंक नीचे है, तो शायद ये कोई बहुत बड़ी दिशा का संकेत नहीं है। याद रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTC ट्रेड्स का क्रम शुरू करते हैं। मानस के साथ करते हैं शुरुआत। मानस, विक्स को देख के अगर आप देखें और जिस तरीके से ऑप्शन राइटर्स अलाइंड हैं, आई मीन लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 17,900, 18,100, 17,800, 17,700, 17,600 पे, यानी नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट को भी ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है। डाउ फ्यूचर्स को आप ही देख ही रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट। क्या कैरी करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को बिल्कुल मिल रहे हैं। तो टाटा मोटर्स को लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी दिखाई, एक प्राइस रेजिस्टेंस जो कि 440 के आसपास था उसको ब्रीच किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करेंगे, 439 के स्टॉप लॉस खरीदारी करके जाएंगे 456 के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स, इनफैक्ट इस कार्यक्रम में सबसे पहला स्टॉक इसी का जिक्र हुआ था। टाटा मोटर्स अच्छा एक क्लोज देता हुआ, प्लेसमेंट अच्छी है, मानस ने पिक अच्छा किया है। थोड़ा सा अगर आप देखें, आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट अगर आप 3 सीरीज से कंपेयर करें, एक लगभग 3 सीरीज की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो बाइसेक्ट होने की तैयारी करते हुए, नाइस, अच्छी स्पॉटिंग है यहाँ पे। राजेश जी, आप क्या कैरी करेंगे? मैं HDFC लिमिटेड को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है HDFC लिमिटेड में जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था वो तकरीबन 2670, 2680। इस लेवल को पिछले, अगर आप देखें, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ये रिस्पेक्ट दे रहा है और आज ये अपने दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। सो HDFC लिमिटेड बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 2675 का, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो है करीबन 2750 का। HDFC में एक अपॉर्चुनिटी इस समय। अमित, आपकी क्या पिक होगी इस घंटे के लिए? जी हर्षिता मैम, मैं DLF लेके जाऊंगा। DLF में पिछले आधे पौने घंटे में एक हम अच्छा अपटिक देख रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसकी जो अपस्लोपिंग, जो इसकी फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है, उसको आज इसने बाइसेक्ट किया है। स्टॉक लगभग अपने 20 डेमा के ऊपर होवर कर रहा है, और मुझे लगता है कि 200 डेमा तक ये जाएगा। इट्स अ रिवर्सल ट्रेड, इसे बाय करें। 361.60 का इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 372 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 357 का। में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आप देख रहे हैं। गावा साहब, आपको क्या पसंद आ रहा है? आई थिंक प्रॉपर्टी से वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ट्रेड कर रहा है 1208 पे। मुझे अच्छा लगता है, ये स्टॉप लगाना चाहिए 1200 का, टारगेट 1220, 1225, गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज अब दोबारा आता हुआ, और ऑफ कोर्स DLF भी इस समय पिक है अमित का। राजेश अग्रवाल, आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप देना चाहूँगा। लार्ज कैप में अपोलो हॉस्पिटल रहेगा, जिसमें मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड हो सकती है। एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल चेन की अगर बात की जाए तो सबसे अग्रणी प्लेयर है। 70 हॉस्पिटल, 10,000 बेड, 3700 के आसपास फार्मेसीज, मेडिकल टूरिज्म वापस से तूल पकड़ता हुआ मुझे लगता है कि सारे पायदान पे खरा उतरता है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है 4800, 4900 के टारगेट दिखाए, बट नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरह दे सकता है। और दूसरा, मिड कैप में अगर कहूँ तो EV स्पेस से मैं JBM ऑटो के साथ जाना चाहूँगा, जो कि एक बड़ा EV का प्ले हो सकता है। ऑलरेडी 1000 बसेज इनके 12 स्टेट्स में चल रही हैं, और 3000 करोड़ के आसपास के एक टेंडर के लिए ये एक कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मिल जाता है तो एक बड़ा गेम होगा। पिछली तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। 43% के आसपास बॉटम लाइन में जम थी और 37% के आसपास सेल्स में जम थी। तीसरी तिमाही के नतीजे अभी आए नहीं हैं,
इसलिए मैं दूसरी तिमाही के नतीजे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है और छोटी अवधि में एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। As different from the route which is asserted by economists when you give money in the hands of the people, where the multiplier is far lesser than a rupee spent, is far lesser than that rupee spent. The next very important line is also enhancing the productive capacities in the economy so that we can spur and sustain domestic demand. Third is also an approach which is comprehensive, looking at social security. I already explained the inflation management. So these four major routes and activities have actually kept the economy in a sustained growth path. So in a way, if I have to put in a few words what this budget of 2023-24 is, it actually, in a way, if I can say, astutely balances the requirement for India's development imperatives within the limits of fiscal prudence. So that is a very difficult balance. I'm sure most of us who are speaking on the Indian economy and the budget would observe that it is a very, very tight, measure. It's a very delicately balanced act, and that's what has been achieved in 2023-24 budget without compromising on India's growth. तो ये फिलहाल बजट के बाद वित्त मंत्री साहिबा संसद में अपना जवाब देती हुई बेसिकली उन्होंने यही सामने रखा है कि इस बजट के बाद आम आदमी के हाथ में और पैसे थमाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की थी। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं, लेकिन एक और स्टॉक जो रेडार पर रहना चाहिए वो है बालाजी टेलीफिल्म्स का। दरअसल यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अब वो अपडेट सीधा यतिन से ही लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यतिन। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, बालाजी टेलीफिल्म्स की फुल्ली ओन सब्सिडरी है एल्ट बालाजी, और ऑब्वियसली हम इनको जानते हैं क्योंकि सबसे पहली बात एक काफ़ी फेमस OTT ऐप है और OTT पे आप काफ़ी सारा कंटेंट एल्ट बालाजी पे आते हुए दिखाई देते हैं और उसका आप जो है वो काफ़ी सारे मोबाइल पैकेजेस में इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। तो अगर हम बात करें एल्ट बालाजी की, तो एक डेवलपमेंट आज आया है और एक्सचेंज रिलीज़ के हिसाब से एकता कपूर और शोभा कपूर बेसिकली बालाजी टेलीफिल्म्स के प्रमोटर ग्रुप के दो मेंबर्स जो एल्ट बालाजी के बोर्ड पे थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए विवेक कोका ये आए हैं चीफ बिजनेस ऑफिसर बन के। ऑब्वियसली अगर विवेक की बात करें तो एल्ट बालाजी के पहले इन्होंने जी और शेमारू जैसी कंपनीज में काम किया, तो कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट कैसे चलाना है शायद इसका एक्सपीरियंस इनके पास है। ऑब्वियसली ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एल्ट बालाजी कंटिन्यूसली कैश बर्न कर रहा है। अगर हम फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स की बात करें तो इन्होंने केवल 5 करोड़ का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू किया था और उसके सामने लगभग 44 करोड़ का एबिटा लॉस था। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन कॉस्ट हैं और जो कंटेंट कॉस्ट हैं वो काफ़ी भारी पड़ रहे हैं कंपनी में, और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल को आने की ज़रूरत थी, वो हुआ है। और आपको ये भी एक डिस्क्लोजर दे दें कि बालाजी टेलीफिल्म्स में लगभग 25% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, जो CNBC आवाज़ के प्रमोटर्स हैं और जो स्वामित्व और प्रबंधन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है इस चैनल का। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई है एल्ट बालाजी में, और काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस थे एल्ट बालाजी की शॉर्ट सक्सेस मिल जाएगी, वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। इनफैक्ट सब्सक्राइबर ग्रोथ भी काफ़ी कम हो रहा है। सिर्फ 6 लाख सब्सक्रिप्शन फर्स्ट हाफ FY23 में कंपनी ने बेचे हैं। तो जो रन रेट है सब्सक्रिप्शन का और उसके सामने जो कंटेंट कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इसी वजह से जो प्लान्ड स्टेपिंग डाउन ऑफ प्रमोटर्स था और किसी प्रोफेशनल को चलाने का मौका दिया जाए, वैसे इस तरीके से इसको देखा जाए। और बालाजी टेलीफिल्म का अगर हम स्टॉक देखें तो आज काफ़ी अच्छे मोमेंटम है, लगभग अब 12% की तेज़ी के साथ तो प्रमोटर का स्टेप डाउन होना शायद स्ट्रीट पॉजिटिवली ले रही है। शायद इसके अंदर कोई अंडरलाइंग मैसेज हो सकता है
जिसकी वजह से ये टाइप का मूव आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अब या तो ये हो रहा है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आकर कंपनी को चलाएगा, उसको लेकर मार्केट ज्यादा उत्साहित है। 14-15% तक के गेन्स अब देखते ही देखते आ गए। अग्रवाल साहब, इस खबर को आप कैसे पढ़ेंगे? राजेश अग्रवाल, बालाजी टेलीफिल्म्स पर कोई जैसे व्यू? आपने कहा ना, इसमें अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि अभी यतिन बता रहे थे कि जो आ रहे हैं एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था कि हो सकता है कि इसमें अंडर कोई जो प्रमोटर ने स्टेप डाउन किया है उसको मार्केट ने इतनी पॉजिटिवली लिया है, तो हो सकता है कि इसमें कोई अंडरलाइन मैसेज हो। जैसे यतिन बता रहे थे कि वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस में जी और शिमारू जैसी बैकग्राउंड है, तो मुझे लगता है कि एक तो या वो हो सकता है या ऐसा हो सकता है कुछ उसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको अलग करने की कोई कावियाद हो। अभी इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी है, क्योंकि अगर आप पिछले 9 महीने के नंबर्स देखो तो उन्होंने करीब करीब 4 मिलियन नए सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, 10 से 15 नए शोज़ की अनाउंसमेंट कर रखी है, 8 शोज़ बालाजी के ऑलरेडी चल रहे हैं जो कि अच्छे रेटिंग्स के साथ चल रहे हैं, और 2 नए शोज़ अनाउंस किए हुए हैं। नंबर्स दबाव में हैं, लेकिन हालात ये बने हुए हैं कि इस वक्त भी टीआरपी के चार्ट्स पे अगर देखे जाए तो 1 या 2 शोज़ बालाजी के हैं जो ऊपर के लेवल्स पे होते हैं। मेरा ये मानना है कि जो बाज़ार ने भी कई बार कहा है कि यू कैन हेट हर, यू कैन लव हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर एकता कपूर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशंस भी है वो बहुत बहुत सुविधाजनक है। यहाँ बिल्कुल खरीदारी की हमने पहले भी सलाह दी हुई है, और मुझे लगता है कि आगे भी यहाँ एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। हालांकि अच्छी खासी बढ़त आज हो गई है, थोड़ा कंसोलिडेट होने दे, लेकिन खरीदारी की ही सलाह रहेगी। हर्षदा, आपने बिल्कुल 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 सही शख्स से अगर आप देखें सवाल पूछा था, बिल्कुल सही शख्स से। राजेश जी, फुल अगर आप देखें कमेंट्स आपके एक्सेप्टेबल हैं। आई थिंक इससे अच्छा जवाब कोई दे नहीं सकता था। अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार आपको मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ। बिल्कुल शांत क्लोज अगर आप देखें, और 111 अंक नीचे निफ्टी आई थी, बैंक निफ्टी 1 अंक नीचे, निफ्टी 35 अंक नीचे। मैं आपको थोड़ी सी ब्रेथ दिखाता हूँ एग्जैक्टली हमने कुछ गेन किया कि नहीं किया इस सेशन में। कॉन्फिडेंस मार्केट का थोड़ा सा ऊपर गया या नीचे गया। लेट्स टेक मार्केट ब्रेथ। लॉन्ग 65 भी एक कल की तरह अगर आप देखें बिल्कुल यही अनुपात था। मेरे ख्याल से कल 58 था जब मैं करीब 3:15 के आसपास इसे जज कर रहा था। इस वक्त 65 है। एस्कॉट्स को बोटा लॉन्ग बिल्डअप दिखा गया, लेकिन पहले शॉर्ट कवरिंग थी। डेल्टा कॉप में लॉन्ग बिल्डअप, श्री सीमेंट पे लॉन्ग बिल्डअप, वोल्टास में लॉन्ग बिल्डअप। वोल्टास में एक कंप्लीट रिवर्सल था, ये एक सरप्राइज पैकेज था। और एसआरएफ में आज एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, तो वोल्टास एक सरप्राइज पैकेज था। बाकी अगर आप देखें स्कॉट्स कुबोटा में ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से एक पुल बैक था, एसआरएफ में स्ट्रेंथ थी। पीएल में शॉर्ट कवरिंग, इंडस टावर में शॉर्ट कवरिंग, और विंडो फार्मा में शॉर्ट कवरिंग। ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर 2 दिन से अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है ये। नवीन फ्लोरिन में एक मेगा शॉर्ट कवरिंग थी, 3% ऊपर ये स्टॉक ऊपर रहा आज। और गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 3% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक मेगा रिवर्सल है। हालांकि रिवर्सल शब्द का जो जस्टिफाई करना होता है किसी स्टॉक को वो 3-4 दिन में करता है वो, बट हाँ एक ओवरसोल्ड स्टॉक आज पुल बैक दे रहा था। शॉर्ट बिल्डअप एस्टेल में कोलैप्स था आज एक, ल्यूपिन और यूनाइटेड ब्रेवरीज अगर आप देखें तो आज करीब 5% टूटा पोस्ट अर्निंग्स। और अदानी इंटरप्राइजेस में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ 4.25%। जेएसपीएल मेटल स्पेस में याद रखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑलमोस्ट डे लो पर। एमएनएम फाइनेंशियल्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। सेम इज द केस विद ट्रेंट, यहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। आईटीसी में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। और आईसीआईसीआई बैंक और वोडाफोन आइडिया में लॉन्ग बिल्डअप, जो लॉन्ग्स थे वो अनवाइंड हुए। ओवरऑल इवनली पॉइज्ड था मार्केट, बट जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है, इंडेक्स इस प्राइस पे 17,856 पे आज अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करें तो सरेंडर करके जा रहा है अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रॉन्ग और क्या क्या चीज़ें थी जो आई थिंक बाजार के हक में गई, उसमें ऑटो स्पेस में याद रखिएगा टीवीएस मोटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग लिया आज। और टीवीएस मोटर्स ने ऑलमोस्ट 2 से सवा दो सीरीज का अगर आप देखें हाईएस्ट क्लस्टर टच किया। तो आज ऑटो स्पेस में टीवीएस मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हर्ष था
जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन वीरू, आज फ्राइडे और आज हम बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से। वैसे आप देखें तो इंडेक्स बहुत ही टाइट रेंज में था, लेकिन इस हफ्ते 3 जानकारों के बीच जो मुकाबला था, बाजी रूपक डे ने मारी है। ये इनके टॉप ट्रेड सामने आ गए। मुझे लगा आप पहले रिटर्न्स दिखाएंगे, पहले ही आपने खुलासा कर दिया विजेता कौन है। तो रूपक ने करीब 15.4% के रिटर्न्स कमाए। प्रशांत ने एक बहुत तगड़ा कमबैक दिखाया और इनके भी रिटर्न्स क्लियरली 15% के आसपास ही पहुंच रहे हैं और ब्रिजेश आयल करीब 2.41%। लेकिन पूरे हफ्ते एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन में रूपक डे थे और उनके अब ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रूपक, गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस। मुझे लग रहा है ये आपने जो नया चश्मा लगवाया है ना, उसका कमाल है। हफ्ते में आपसे ये मैं बोल नहीं पाई, लेकिन अच्छा लग रहा है और हमारा पीसीआर भी काफी बोल रहा था कि एक अलग लुक में नजर आ रहे हैं। तो बढ़िया स्टॉक पिकिंग भी आपने की है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग देखा इस वीक में निफ्टी तो ज्यादा खास कुछ मूवमेंट दिया नहीं, रेंज बाउंड मूवमेंट था, तो इसीलिए मेरा ध्यान था स्टॉक स्पेसिफिक और सिलेक्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ध्यान था और वो अल्टीमेटली पे ऑफ किया। यहाँ से आने वाले हफ्ते के लिए ये जो आपके टॉप ट्रेडेड काउंटर्स है वो हमारी स्क्रीन पर है। पूनावाला फिनकॉर्प, तानला प्लेटफॉर्म, एबी कैपिटल, उनो मिंडा जो आपने कल पिक किया, वहां पर बहुत तगड़ा रिटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। इनमें से कोई ट्रेड अगर कैरी करना हो तो क्या रहेगा? इनमें से मैं इंडिया सीमेंट्स कैरी करना चाहूंगा, जो आज के अच्छे दिन में कॉल दिया था और स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ अभी ट्रेडिंग हो रहा है। स्टॉक इनिशिएट हुआ था 195 के आसपास, अभी अराउंड 200 चल रहा है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये 220 तक जा सकता है। में एक अपॉर्चुनिटी और ये ट्रेड कैरी करने वाली सिचुएशन में साफ दिख रहा है। कांग्रेचुलेशंस एंड शुक्रिया हमारे लिए इस हफ्ते अपना समय देने के लिए। तो रूपक डे इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 बनते हुए मार्केट पर वापस लौटे तो आप ओवरऑल देखिएगा ज़्यादा कुछ बदला ही नहीं है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। हालांकि 1-2 ट्रेड्स इस समय आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो निचले लेवल से अपनी चाल को सुधारने में लगे। एक तो HCL टेक, हालांकि अभी भी आपको ये 2-2.5% नीचे दिखेगा, वैसे 3% तक टूटा था आज इंट्राडे में, और हिंडाल्को में बहुत मामूली सी बढ़त आती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर लोग अपनी पोजीशंस तेजी वाली मंदी वाली कैरी नहीं कर रहे हैं। शायद वो कुछ शॉर्ट साइड की पोजीशंस लिक्विडेट हुई होंगी, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही शांत सत्र आज इंडेक्स के लिए। जाते जाते सिप्ला में किसी वजह से कुछ तेजी बनती दिखाई दे रही है। गावा साहब, कुछ दिख रहा है क्या सिप्ला में 1033 के आसपास? कोशिश करता हूँ निकालने के लिए। सिप्ला का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि ये जो चार्ट है हो सकता है लोअर लेवल पे 1000 के आसपास ब्रेस बना है, बाउंस 1000 के आसपास से हुआ है। तो मेरे ख्याल से लार्जर टर्म स्ट्रक्चर तो ठीक ही नजर आता है, एक अप्रूव मिलना चाहिए, जगह तो अच्छी है, ट्रेड कर रहा है 1033, 1050 एक पॉसिबिलिटी है। साइडवेज जोन में थोड़ा बुलिश बायस है, स्टॉप होगा 1025, 1030 ठीक है और 1050 का टारगेट। ओके, सिप्ला आपकी स्क्रीन पे इस हफ्ते में अगर आप सिप्ला को देखें, एक अच्छा मूव दिया इसने 1033 पे। मतलब मूव क्या कह सकता हूँ मैं, मतलब स्थिरता दिखाई एक बेस पे। अगर आप देखें आगे ठीक है, क्योंकि कोलैप्स हुआ था उससे पहले। और निफ्टी फार्मा, क्योंकि रोज बरोज हम फार्मा की बात कर ही रहे हैं, एक बार देखते हैं कि क्या कोई मीनिंगफुल पॉइंट या फिर अच्छा लेवल रिगेन किया। नो, नॉट एग्जैक्टली। निफ्टी फार्मा ने कल का जो हाई था इसका 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन जाते जाते वो सरेंडर हो गया। क्लोज आप कह सकते हैं बिल्कुल शांत, स्थिर और एक रेंज में। और अगर मैं ऑप्शन स्टेट्स देख पाता ना, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन राइटर्स ने बहुत 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 अच्छी तरीके से ग्रिप करके रखा है इंडिसेस को। और वो बजट डे का हाई, बजट डे का लो तो काफ़ी दूर है अब यहाँ से, बजट डे का हाई कंप्लीटली अगर आप देखें उन्होंने ग्रिप करके रखा हुआ है। चलते काम करते हैं इस क्लोजिंग को बारीकी से समझने के लिए, देखने के लिए वॉल पर हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, एक इंटरेस्टिंग हफ्ता, क्लियरली कई सारे रिजल्ट लेड मूव्स देखने को मिले, काफ़ी स्टॉक्स में एक्शन देखा गया, लेकिन आज की क्लोजिंग एकदम शांत होती हुई 17,846 के आसपास। इस पूरे हफ्ते हमने कोशिश की 17,900 और उसके ऊपर टिकने की, लेकिन घूम फिर के 800 साढ़े 800 के आसपास ही लौट कर आ रहे हैं। तो आज लगभग 50 अंकों का नुकसान देखने को मिला। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट, निफ्टी IT से हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर बनता दिखाई दिया है। 1-2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जोमैटो और पेटीएम। आज यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला। जोमैटो के नंबर्स में
दबाव अभी भी कायम है, तो वो स्टॉक आज 2% अनवाइंड होता हुआ। पेटीएम में ब्लॉक डील हुई है और करीब 8% का प्रेशर उस लिहाज से बनता हुआ दिखाई दिया। 3.5% का स्टेक की अदला बदली हुई है इधर। आगे नाम आएंगे कि किसने बेचा और किसने खरीदा, तो वो स्टॉक प्रेशर में रहा है। आज के दिन हमने देखा वोल्टास नंबर्स खराब थे, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक में बनती दिखाई दी, 3% ऊपर। और औरो और लुपिन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि नंबर्स औरो के हमने देखा था खराब थे, स्टॉक चढ़ा। लुपिन के नतीजे अच्छे, लेकिन स्टॉक टूटा, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर एक्शन। अब हीट मैप आपके लिए लेकर आते हैं और देखते हैं दिग्गजों में आज फाइनली क्या होता दिखाई दिया है। ऑटो कंपनियां थोड़े से फॉर्म में थी आज। टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प में 1% का इजाफा देखने को मिला। यहाँ पर मारुति जैसे ट्रेड्स में थोड़ा सा अपटिक आ रहा था, लेकिन इवेंचुअल क्लोज एकदम फ्लैट हुआ है। यूपीएल, सिप्ला ये दूसरे ट्रेड्स हैं। एचडीएफसी लाइफ पूरे हफ्ते का आउट परफॉर्मर रहा है। साथ ही साथ भारतीय एयरटेल में जाते जाते कुछ खरीदारी बनती दिखाई दी। पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल्स माइल्ड गेन्स देखने को मिले हैं। ऐसी कोई रनअवे रैली वाला ट्रेड आज के दिन दिग्गजों में नहीं रहा। एचसीएल टेक से दबाव बना, मेटल काउंटर्स आज प्रेशर में थे। हिंडाल्को 2.5% नीचे, टाटा स्टील में दबाव, जेएसडब्ल्यू स्टील में दबाव आज के दिन। आईटीसी भी करीब 1% नीचे और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी साथ इस मार्केट को ज्यादा मिला नहीं है। आज की क्लोज थोड़ी सी शांत जरूर है, लेकिन 17,843 पर हम इस दरअसल हफ्ते को वाइंड डाउन कर रहे हैं और निफ्टी बैंक भी एकदम फ्लैट 41,550 के लेवल्स के आसपास। सीधा सौदा में किस तरह की ट्रेड्स सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाने वाले साबित हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर। यूबीएल शॉर्ट साइड का ट्रेड था, क्योंकि खराब नतीजे आए आशीष की टीम में। आरती सर्फैक्टेंट्स नतीजे अच्छे, उसका फायदा मिला। एक्सो नोबल और सूला भी बेहतर नंबर्स के चलते आज तेजी में रहे हैं। यतिन ने जोमैटो ऑफ कोर्स इंट्राडे के लिहाज से कहा था प्रेशर में रहेगा। अदानी एंटरप्राइजेस में एमएससीआई का जो वेट चेंज हुआ है उसका दबाव आता हुआ। औरो फार्मा नंबर्स के बाद 6% ऊपर रहा, तो एसईपीसी में भी हमने देखा करीब 9.5% तक के गेंस बनते दिखाई दिए। तो ये वो ट्रेड्स जहां पर सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। चलिए, तो ये फिलहाल आज का क्लोज एकदम शांत और बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड इस पूरे हफ्ते रहा है निफ्टी का। वीरू जी उम्मीद करिए हर्षता के अगले हफ्ते ये शब्द का इस्तेमाल आपको और मुझे ना करना पड़े और ये दायरा कम से कम टूटे, चाहे ऊपर या नीचे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट के ऊपर की तरफ टूटे। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि ये दायरा अगले हफ्ते ऊपर की तरफ टूटेगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मॉर्निंग कॉल में सुबह सुबह हर्षता, मेरी, आशीष और नीरज जी की मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।